नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है। और आज प्रस्तुत है बंटी का भाग 7। बंटी के बाहर का ही नहीं, भीतर का भी जैसे सब कुछ थम गया। थम नहीं गया, जैसे सब कुछ सहम गया। जिद, गुस्सा, रोना, चिल्लाना। स्कूल से लौटकर पोर्टिको में खड़ा खड़ा वह अम्मी, जोत और मम्मी की राह देखता रहता है। पर जब वे लोग आ जाते हैं तो लगता है नहीं, वह उनकी राह तो नहीं देख रहा था। तीनों एक साथ उतरते हैं, पर बुरा नहीं लगता। ऐ बंटी, चल रमी खेलें, तो खेलने बैठ जाता है। स्कूल से आए नहीं कि तुम लोगों की ताश शुरू हो गई। आज होमवर्क नहीं करना है, मम्मी झिड़कती हैं तो चुपचाप पढ़ने बैठ जाता है। कई बार पेंटिंग करने को मन करता है, पर रंग की बहुत सारी शीशियाँ तो टूट गईं, सारे रंग बह गए। अब जो बचे खुचे रंग हैं उनसे कुछ बनता ही नहीं। मम्मी जब भी उसे अकेला पाती हैं, आकर कारण अकारण प्यार करने लगती हैं। उस समय मम्मी की आंखों में जाने क्या कुछ तैरता रहता है। खाने की मेज पर बैठते समय नज़र नीचे किए रहने पर भी अ ब स त्रिकोण उभर आता है और उसकी भुजाएं एक सिरे से दूसरे तक दौड़ती रहती हैं। मम्मी की आंखें उसकी प्लेट में चिपकी हुई उसे घूरती रहती हैं। जब तक डॉक्टर साहब घर में रहते हैं, मम्मी कहीं भी रहें, कुछ भी करें, उनकी आंखें बंटी के आगे पीछे ही घूमती रहती हैं, उसे ही देखती रहती हैं। वह पढ़ता है तब भी, वह खाता है तब भी, सोता है तब भी, सतर्क, चौकन्नी और घूरती हुई आंखें। पहले बंटी उन आँखों की एक तीखी सी चुभन महसूस करता था, अब केवल आँखों का होना भर महसूस करता है। सवेरे डॉक्टर साहब के जाते ही मम्मी की आंखें लौटकर उनके अपने चेहरे पर चिपक जाती हैं और वे जल्दी जल्दी कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती हैं। उस समय तक तो वे आंखें बिल्कुल बदल जाती हैं। अच्छा, मम्मी बिना आँखों के देखती कैसे होंगी, पर देखती हैं। शायद वैसे ही जैसे वह आजकल आंखें होने पर भी कुछ नहीं देखता, या कि हो सकता है कि मम्मी के पास 2 जोड़ी आंखें हों। चेहरे भी तो। बंटी डॉक्टर साहब के बगल में बैठा हुआ जा रहा है स्टेशन पापा को लेने के लिए। पिछली बार माली के साथ गया था। तांगे में बैठकर तो कितना प्रसन्न था, सारे रास्ते चहकता गया था। इस समय भी चाह रहा है कि खुश हो, महसूस करे कि पापा आ रहे हैं, पर भीतर का अब सब कुछ गुमसुम हो गया है। कितनी कितनी बातें तो वह सोचा करता था पापा से कहने के लिए, पापा को लिखने के लिए, पर इस समय तो जैसे एक अजीब सा डर है जो मन में समा रहा है। नहीं, डर भी नहीं, न खुशी न डर, बस कुछ नहीं। सचमुच पापा उसके लिए आ रहे हैं। कल स्कूल से लौटा तो मम्मी घर में ही थी। लपक कर उसका बस्ता ले लिया। आ गया बेटा? तो मम्मी आज कॉलेज नहीं गई, पर कपड़ों और जूड़ों से तो लग रहा है कि गई होंगी। हो सकता है कि जल्दी आ गई हों, पता नहीं क्यों। ले कपड़े बदल ले। बहुत दिनों बाद मम्मी उसके लिए इस तरह कपड़े लेकर आई हैं। लग रहा है मम्मी जैसे कुछ परेशान है, पर उसने तो कुछ नहीं किया। जाने क्यों यह बात कहीं बहुत गहरे मन में बैठ गई है कि मम्मी की परेशानी के बीच कहीं वही होता है। कपड़े बदलते ही मम्मी उसे कंधे से थाम कर अपने कमरे में ले गईं। उसका मन जैसे भीतर से और ज़्यादा सहमने लगा। सारे दिन की बात याद की, कहीं भी तो कुछ। तभी नज़र पलंग पर बिखरे हुए कागज़ों पर पड़ी। बंटी ने पहचाना पापा के नाम लिखे हुए उसके पत्र, जिन्हें वह कभी पूरा नहीं कर सका। जाने कितने पत्र उसने शुरू किए और बिना किसी को पूरा किए कपड़ों की अलमारी के नीचे दबाता गया। ये सब मम्मी निकाल कर लाई हैं। अपराध और संतोष की मिलीजुली भावना एक साथ तैर गई। उसने मम्मी की ओर देखा, वे एकटक उसकी ओर देख रही हैं। बंटी, तूने लिखी हैं ये चिट्ठियाँ? बंटी चुप। उसकी लिखाई मम्मी क्या पहचानती नहीं? फिर क्यों पूछ रही हैं? पापा के पास भी भेजी हैं? बंटी चुप। मन में अफसोस उभरता है कि क्यों नहीं पूरा करके इन चिट्ठियों को भेजा। भेज देता तो अभी तमक कर कहता, हाँ भेजी हैं और भी भेजूँगा। बोल बेटे, मैं गुस्सा नहीं हो रही, सिर्फ पूछ रही हूँ। भेजी हैं तूने चिट्ठियाँ? कैसे भेजी? किसके हाथ भेजी? बंटी चुप।
क्या बोलने को कुछ है ही नहीं। मैं सोच रही थी यह उनका अपना आग्रह है, अपनी ही जिद है, पर अगर तूने लिखा है तब तो पता नहीं मम्मी उससे बोल रही हैं या अपने आप से। एकाएक मम्मी ने बंटी को खींचकर अपने से चिपका लिया। क्यों बंटी, क्या तेरा सचमुच ही मन नहीं लगता? तू पापा के पास जाना चाहता है? जाएगा? ठीक है बेटे, तू वहीं चला जा। तेरे पापा तुझे लेने आ रहे हैं। अब मैं भी नहीं रुकूंगी जब तू ही खुश नहीं। आखिर अपने पापा से कम जिद्दी तो तू भी नहीं। और मम्मी के हाथ की पकड़ ढीली हो गई। बंटी तब भी कुछ नहीं समझा। सारी बात तो सवेरे समझ में आई नहीं, सारी बात तो अभी भी उसकी समझ में नहीं आई। बस मालूम हुआ कि पापा आ रहे हैं, पर सारी बात कुछ इससे ज़्यादा है। पिछली बार भी पापा केवल उससे मिलने नहीं आए थे, और भी कुछ कर गए थे। उसे तो बाद में पता लगा था। उसके बाद मम्मी का रोना। इस बार क्या करेंगे? उसने डॉक्टर साहब की ओर देखा। वे सामने सड़क पर नज़र गड़ाए हुए गाड़ी चला रहे हैं। पापा ने डॉक्टर साहब को देखा है कभी? बिना जान पहचान के डॉक्टर साहब घर आने के लिए कैसे कहेंगे? सवेरे मम्मी ने बंटी को अपने हाथ से तैयार किया और खुद यूं ही घूमती रही। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, तुम स्टेशन नहीं चलोगी? नहीं। क्यों? बस यूं ही, तुम और बंटी जाओ। डॉक्टर साहब एक क्षण देखते रहे। ठीक है। फिर उनका चेहरा अखबार में छिप गया। तुम कॉलेज तो नहीं जा रही हो ना? अखबार एक और रखकर उन्होंने पूछा तो मम्मी ने ऐसे देखा मानो पूछ रही हो क्या? भाई किसी को तो घर में रहना चाहिए। मुझे तो 10 बजे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, पर वे यहाँ आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? आई विल इंसिस्ट। बंटी तुम भी जोर लगाना बेटे, समझे? और बंटी ने तभी सोच लिया कि वह एक बार भी नहीं कहेगा। पापा यहाँ आ गए तो वह बात कैसे करेगा? इस घर में तो वह बात कर ही नहीं सकता। कितनी कितनी बातें करनी है उसे। और फिर जैसे एक सिरे से बातें उभरने लगी, इतनी इतनी कि सब कुछ गड़बड़ होने लगी। पापा घर आ गए तो पापा आएंगे, पर पापा नहीं आए। स्टेशन पर बंटी ने ही पापा को पहचाना। देखते ही हमेशा की तरह पापा ने लपक कर उसे बाहों में भर लिया और गोद में उठाकर ढेर सारे किस्सू दे दिए। फिर जोर से सीने से चिपका लिया। बंटी बेटा, बाहों में भींचे भींचे सीने से चिपके चिपके बंटी के मन में बहुत दिनों का जमा हुआ कुछ पिघलने लगा। अनायास ही आँखों में आंसू आ गए। उन्हें भीतर ही भीतर पीता हुआ वह गोद से नीचे उतर आया। इतना बड़ा होकर वह रोएगा भी नहीं, गोद में भी नहीं चढ़ेगा। पापा की पहले वाली बात याद आ गई। लड़कियों की तरह रोते हो? पापा दोनों कंधों से थामे उसे देख रहे हैं, पर जैसे पहले देखते थे वैसे नहीं। खूब घूर घूर कर देख रहे हैं। एकाएक लगा जरूर कहीं आगे पीछे से मम्मी की आंखें भी देख रही होंगी। सब लोग उसे इस तरह क्यों देखते हैं? उसे जाने कैसा कैसा लगने लगता है, डर सा। पापा उसी तरह देखते हुए उससे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, और डॉक्टर साहब एक तरफ खड़े हैं चुपचाप। और अब डॉक्टर साहब हाथ मिलाकर घर चलने के लिए जिद कर रहे हैं। खूब खूब कुछ और भी कह सुन रहे हैं, और बंटी एक तरफ खड़ा है चुपचाप। बंटी तुम घसीट कर ले चलो पापा को, देखो तो बात ही नहीं मानते। बंटी ने पापा की ओर देखा। पापा वैसे मुस्कुरा रहे हैं, पर बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे कहीं मुस्कुराया जाता है? सारा चेहरा तो कैसा सख्त सख्त हो रहा है। पापा भी कहीं प्रिंसिपल हो गए क्या? अभी भी नज़रें बंटी के चेहरे पर ही टिकी हुई हैं। कहो बेटा पापा से चलने के लिए। चलिए ना पापा, उसने सहमे सहमे स्वर में कहा। तो पापा की नज़रों की चुभन और तीखी हो गई। बंटी और भी ज़्यादा सहम गया। बात यह है, पापा डॉक्टर साहब से कुछ कह रहे हैं। एक क्षण को बंटी की आंखों के सामने धीरे धीरे रात का अंधेरा फैल गया, और उसकी छोटी सी हथेली में से पापा का हाथ फिसलता ही चला गया। अपने घर के फाटक पर रह गए वह और मम्मी, अकेले अकेले। वह और डॉक्टर साहब लौट रहे हैं। पापा सर्किट हाउस उतर गए। उसे उतरने के लिए भी नहीं कहा। कितनी बातें करनी थी उसे पापा से। अब 4 बजे घर आएंगे
तो वह क्या बात कर पाएगा। बंटी की बात से भी ज़्यादा ज़रूरी पापा का काम है। पापा उसके लिए नहीं आए हैं, अपने काम के लिए आए हैं। और थोड़ी देर पहले बंटी के मन में जो कुछ पिघला था वह फिर से जमने लगा। स्कूल भी नहीं गया और पापा भी नहीं ले गए। अब वह क्या करे। इस कमरे से उस कमरे, भीतर से बाहर यूं ही आ जा रहा है। घर में वह और मम्मी रहें अकेले अकेले, ऐसा बहुत कम होता है आजकल, पर जब भी होता है उसे अच्छा लगता है। तब मम्मी उसे प्यार करती हैं और थोड़ी देर के लिए पुरानी वाली मम्मी हो जाती हैं। आज भी तो दोनों ही हैं। वह कुछ न कुछ करता हुआ मम्मी के पास जाता भी है तो मम्मी बस एक बार उसकी ओर देखती ज़रूर हैं और फिर नज़रें हटाकर कुछ करने लगती हैं, जैसे कटी कटी फिर रही हों। वह पापा के पास से आया है, इसलिए मम्मी नाराज़ हैं, दुखी हैं। अच्छा है, हो नाराज़, हो दुखी। अभी क्या, अभी तो वह यहीं घूमने गया था। जब उनके साथ कलकत्ता चला जाएगा तब पता चलेगा। अब कहकर तो देखें उससे कि मत जा, तब वह बताएगा। पर मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। 4:30 बजे के करीब पापा आए तो मम्मी ने ऐसे नमस्ते किया जैसे अजनबी को कर रही हूँ। जोत भी कैसे देख रही है पापा को। बंटी का मन हो रहा है कि पापा जोत से बात करें, उसे प्यार करें, तभी तो जोत को अच्छे लगेंगे पापा। उसने कहा था कि मेरे पापा भी खूब अच्छे लगेंगे, पर पापा तो चाय की मेज़ पर गए तो ढेर सारी खाने की चीज़ें फैली हुई थी। वे लोग जिस दिन इस कोठी में आए थे ठीक उसी तरह उस दिन डॉक्टर साहब मम्मी की खातिर कर रहे थे। आज क्या मम्मी पापा की खातिर कर रही हैं। बार बार लग रहा है कि कोई लंबा सा आदमी आएगा और दहाड़ता हुआ कहेगा, वाह आज खाने की मेज़ लग रही है। वह मम्मी और पापा, अम्मी और जोत नए आदमी के सामने कैसे चुप चुप बैठे हैं, जैसे वह उस दिन बैठा था। पर आज भी तो वह चुप है। उसका बड़ा मन हो रहा है कि वह कुछ न कुछ बोलता ही रहे, जैसे अम्मी और जोत उस दिन बोल रहे थे, जैसे हमेशा बोलते हैं। पर पापा की नज़रें इस तरह गड़ी हुई हैं उसके चेहरे पर कि कुछ कहा ही नहीं जाता। फिर मम्मी भी तो चुप हैं। मान लो यह कुछ कहें और पापा जवाब ही न दें तो जोत कहेगी नहीं कि कैसे हैं तेरे पापा। पापा ही उससे क्यों नहीं कुछ पूछते बोलते। अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर भी खाने की मेज़ लगी ही नहीं। चाय के बाद मम्मी पापा को लेकर बैठने के कमरे में घुसी तो वह भी पीछे पीछे लगा चला गया। मम्मी गर्दन घुमा घुमा कर इस तरह कमरे को देख रही हैं जैसे पापा नहीं, वे खुद बाहर से आई हैं और पापा हैं कि कमरा देख ही नहीं रहे। मुझे खबर देर से मिली थी इसलिए बधाई भी नहीं भेज सका। मम्मी चुप। बंटी का मन हो रहा है कुछ बात करे, इधर उधर की कुछ भी। मम्मी पापा और उसने एक साथ नाश्ता किया है, एक साथ कमरे में बैठे हैं और वह इस समय को, इस स्थिति को जैसे पूरी तरह महसूस करना चाहता है भीतर तक। पर अपनी जगह ऐसा जम गया है कि ना हिला डुला जा रहा है, ना कुछ बोला ही जा रहा है। एकाएक इच्छा हुई कि पापा से कहे, चलिए पापा हमें घुमा लाइए। यहाँ तो रात तक भी वह बैठा रहा तो कुछ नहीं कहा जाएगा और ढेर सारी बातें। जोत देख तो ले कि पापा उसे ले जा रहे हैं, वह सारी चीज़ें लिए चला आ रहा है। अम्मी उछल उछल कर उसकी चीज़ें देख रहा है। अरे यह भी है बंटी भैया। वैसे तो मैंने लिखा ही था, यूँ भी सवेरे से मुझे यह बहुत। बात अधूरी छोड़कर पापा बंटी की ओर देखने लगते हैं। मम्मी एक बार बंटी की ओर देखती हैं, फिर पापा की ओर, फिर उनकी नज़रें ज़मीन में गड़ जाती हैं। उनका चेहरा कैसा पीला पीला हो रहा है। अच्छा है, अब मम्मी को पता लगेगा। बता दे पापा को कि मम्मी यहाँ आने के बाद उसे मारने भी लगी हैं, कभी उसके साथ नहीं सोती और खट उंगलियों का क्रॉस बन जाता है। बंटी तू अम्मी और जोत के साथ खेल बेटा। उसे हटा देना चाहती हैं। डर रही होंगी ना कि बंटी सब बता देगा। वह बिल्कुल नहीं जाएगा और पापा को सारी बात बताएगा। पापा उसी के लिए तो आए हैं। मम्मी की तो पापा से कुट्टी है। फिर वह टस से मस नहीं हुआ। पापा उसे देख रहे हैं पर जैसे उसका चेहरा नहीं देख रहे, चेहरे के भीतर और कुछ देख रहे हों। और मम्मी सहमी सहमी पापा को देख रही हैं। फिर बस जाओ बेटे बाहर खेलो।
इस बार पापा ने कहा तो बंटी भन्नाता हुआ चला गया। स्टेशन पर गया तो बेटे इस समय हमें कुछ ज़रूरी काम है, शाम को हम आएंगे। अब की बार आए तो बेटे बाहर खेलो। फिर आए किस लिए हैं यहाँ पर? कहीं अमी टील टील करता हुआ हवा में तैर गया। पर गुस्सा पापा पर नहीं, मम्मी पर आ रहा है। पहले मम्मी नहीं थी तो सारे दिन पापा ने उसे कितना घुमाया था। आज ज़रूर मम्मी ने कुछ, और फिर जैसे पुराना सारा गुस्सा भी एक साथ उभर आया। कुछ ऐसा करे कि मम्मी को पता लगे। और जब थोड़ी देर बाद बुलाकर पापा ने प्यार से अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटा हमारे साथ कलकत्ता चलोगे ना, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तो मम्मी की ओर देखते देखते ही गुस्से में ऐसे बोला जैसे पापा को नहीं मम्मी को जवाब दे रहा हो, ज़रूर चलूँगा, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगा। यह बात उसने हजार बार मम्मी को ही तो कहनी चाहिए। अच्छा है मम्मी भी सुन ले। पापा ने उसे अपनी बाह में समेट लिया तो बंटी के मन में अभी का जमा हुआ गुस्सा जैसे बह आया। पापा से चिपका ही वह रो पड़ा। पापा ने कसकर उसे सीने से चिपका लिया। रो मत बेटे, बंटी रो मत। और उनकी अपनी आवाज़ भी भीग गई। जाने कहाँ से देखती हुई मम्मी की आंखें बिल्कुल सूख गईं। बिना आंसू की भीगी भीगी आंखें, सफ़ेद चेहरा। अब पता लगेगा मम्मी को। पापा उसे घुमा रहे हैं, कलकत्ते के बारे में बता रहे हैं, पर बंटी कुछ सुन ही नहीं रहा है। वह सोच रहा है, सोच ही नहीं रहा, देख रहा है। मम्मी उसके पलंग पर बैठी रो रो कर कह रही हैं, मत जा बंटी, मत जा, मैं तेरे बिना रह नहीं सकूँगी। आज तक कभी। और मन ही मन में वे शर्तें तैरती हैं जो मम्मी के सामने वह रखेगा। मम्मी सब मानेंगी तो वह रहेगा। पक्का वाला प्रॉमिस, झूठ मूठ का बहकावा अब नहीं चलेगा। वह क्या जानता नहीं कि मम्मी उसके बिना रह नहीं सकती। डॉक्टर साहब, अम्मी, जोत, कोठी वोठी सब ठीक है, पर बंटी। अच्छा बंटी, ये डॉक्टर साहब तुम्हें कैसे लगते हैं? अचानक पापा ने पूछा और नज़रें बंटी के चेहरे पर गड़ा दी तो बंटी की समझ में ही नहीं आया कि क्या कहे। बस कहीं हल्के से डॉक्टर साहब का चेहरा उभर आया। फिर धीरे से बोला, अच्छे हैं। और उनके ये बच्चे? जोत तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है, मुझसे कभी झगड़ा भी नहीं करती। अरे ये पापा ऐसे क्यों देख रहे हैं? लगा जैसे कहीं कोई गलती हो गई, पर उसने तो किसी के बारे में कोई भी बुरी बात नहीं की। अच्छा कांजी पियोगे तुम? पापा ने उसके बाद कुछ नहीं पूछा। रात में बंटी अपने पलंग पर लेटा लेटा बराबर राह देख रहा है कि कब मम्मी आती हैं और कब रो रो कर उसके सामने गिड़गिड़ाती हैं। रास्ते में सोची हुई सारी शर्तों को उसने फिर एक बार मन ही मन दोहरा लिया। जोत अपनी एक सहेली के यहाँ गई है, अमी साथ साथ टंगा हुआ चला गया। अकेले लेटे लेटे बंटी का समय ही नहीं कट रहा है। यूँ सामने एक किताब खोल रखी है, पर ध्यान तो सारा मम्मी अपने कमरे में है, डॉक्टर साहब के साथ। ज़रूर रो रही होंगी। हो सकता है डॉक्टर साहब से कह रही हों कि वे समझाएं। सोचती होंगी कि मैं उनसे डर जाऊंगा। अब तो पापा हैं, अब तो मैं कहूँगा यह सब नहीं चलेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब कहीं डॉक्टर साहब समझाने आ गए तो उनको क्या जवाब देगा? यह तो सोचा ही नहीं, उन्हें कोई जवाब नहीं देगा। पर कोई आ ही नहीं रहा, हिम्मत ही नहीं हो रही आने की शायद। इतने में जोत और अम्मी आए और सीधे मम्मी के कमरे में घुस गए। ये लोग कैसे हैं उनके कमरे में घुस जाते हैं? जाने क्यों वह इस तरह कभी उस कमरे में घुस ही नहीं पाता। या तो कभी मम्मी ले गई हैं या तो छिप कर। थोड़ी देर बाद जोत आई और पूछा, तू कल अपने पापा के साथ कलकत्ते जा रहा है? तो उस कमरे में यही सब बात हो रही है। हाँ मेरे पापा लेने आए हैं, जाऊंगा नहीं। बंटी इतनी ज़ोर से बोला कि मम्मी अपने कमरे में भी सुन लें। पता नहीं मम्मी ने सुना या नहीं, पर जोत ने सुन लिया और कपड़े बदलने चली गई। कहीं तो मम्मी की आंखें उसके आगे पीछे घूमा करती थीं, उसके भीतर तक का जैसे सब कुछ देखती रहती थी। अब आज क्या हो गया? उसकी आंखें भी इस तरह घूम फिर सकती तो वह भी देखता कि मम्मी क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं।
थोड़ी देर बाद एकाएक मम्मी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। बंटी ने भरपूर नज़रों से मम्मी को देखा और फिर किताब पढ़ने लगा, जैसे उसे किसी का कोई इंतज़ार नहीं। धीरे धीरे मम्मी पास आकर बैठ गई। बंटी ने मन ही मन में जल्दी से एक बार सब दोहरा लिया, कहीं ऐसा न हो कि मम्मी रोने लगे तो वह खुद भी रो पड़े। नहीं, रोना वोना बिल्कुल नहीं है इस बार। पर मम्मी कुछ नहीं बोली, बस उसका सिर सहलाने लगी। उसने एक बार फिर मम्मी की ओर देखा। नहीं, मम्मी रो तो नहीं रही, अब रोएं शायद। पर जब नहीं रोई तो बंटी ने कहा, मैं कल पापा के साथ कलकत्ते जा रहा हूँ। मम्मी एकटक उसकी ओर देखती रही, जैसे उसकी बात का अर्थ समझने की कोशिश कर रही हूँ, या कि जैसे उस पर विश्वास न हो रहा हो। पर रो तो नहीं रही। मैं फिर कभी तुम्हारे पास आऊँगा भी नहीं, पापा के पास ही रहूँगा हमेशा। मम्मी उसके बाल और गाल भी सहलाती रही। फिर धीरे से बोली, बंटी। बंटी जैसे अगले वाक्य के लिए तैयार। अब कहो कि मत जा। तेरे लिए क्या क्या लाऊं बेटे, तू अपनी पसंद की चीज़ें बता दे। वही सब। तो क्या मम्मी उसे रोक नहीं रही हैं, उसे सचमुच ही भेज रही हैं? उसके भीतर ही भीतर कुछ ऐंठने लगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी कोई चीज़ नहीं लूँगा। उसने जलती नज़रों से मम्मी को देखा, मानो कह रहा हो, अब बोलो, अब रो। पर इस पर भी मम्मी नहीं रोई। सूखी आंखें और उससे भी ज़्यादा सूखा चेहरा। डॉक्टर साहब हैं ना घर में, इसीलिए नहीं रो रही हैं। डरती जो हैं, कल देखना। और नहीं रोई तो क्या, वह तो चला जाएगा। पापा के साथ खूब घूमेंगे कलकत्ता में, नई नई चीज़ें देखेंगे। इतना बड़ा शहर घूमते घूमते मर भी जाओ तो ख़त्म ही ना हो। रात में वह पापा के साथ घूमता रहा अजीब अजीब जगहों में। अचानक कहीं से मम्मी आ गई और उसे गोद में उठाकर रोने लगी, फूट फूट कर। वह मम्मी और पापा लौट रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, पापा डॉक्टर साहब में बदल जाते हैं। वह घर भी पता नहीं कौन सा था। सवेरे आँख खुली तो वह अपने बिस्तर में था। दूसरे दिन भी मम्मी नहीं रोई, उससे एक बार भी नहीं कहा कि तू मत जा। तो बंटी खुद रो पड़ा, छिप कर बाथरूम में। नाश्ते की मेज पर सब चुप। जोत और अम्मी उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे जानते ही नहीं हो। डॉक्टर साहब और मम्मी मेज पर नजरें गड़ाए हुए भी जैसे उसे ही देख रहे हो। सब देखो, पर कोई मत कहो कि मत जा। सब शायद यही चाहते हैं कि मैं चला जाऊं, मम्मी भी। और जैसे ही मन में कुछ उफनने लगा, गले में आकर कुछ ऐसा फंस गया कि खाते नहीं बना। बस आंसुआई आँखों के सामने से एक बार फिर लाल तिकोन तैर गया। न मम्मी कॉलेज गई, न उसे स्कूल भेजा। बहुत मन हुआ कि कह दे वह स्कूल क्यों नहीं जाएगा। कल भी नहीं गया, आज भी नहीं, उसे पढ़ना नहीं है। पर कुछ भी नहीं कहा गया। गला जैसे किसी ने भींच दिया है। गला नहीं, कहीं कुछ और जैसे भींच गया है। मम्मी चुपचाप उसका सामान जमा रही हैं, उसके कपड़े, उसके खिलौने। मन हुआ भड़बड़ाता हुआ जाए और एक एक कपड़ा बाहर निकाल डाले। नहीं जाएगा वह कलकत्ते। क्यों जाएगा, कैसे जाएगा? 1 महीने बाद इम्तहान नहीं है उसके बिना। वह रहा है कभी मम्मी के बिना? पर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहा गया उससे। वह आंसू पीता हुआ इधर उधर घूमता रहा। मम्मी सामान जमाती रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, आंसू भी जैसे भीतर जाकर जम गए। और जब सब कुछ जमा गया तो मम्मी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके दोनों कंधों को पकड़कर पूछा, बंटी, वहाँ जाकर मुझे बिल्कुल भूल तो नहीं जाएगा? चिट्ठी लिखेगा मुझे? और देख बेटे, यदि वहाँ मैं बिल्कुल याद नहीं करूँगा, मैं कभी भी चिट्ठी नहीं लिखूँगा, तुम मेरी। बाकी शब्द जैसे भीतर ही घुट कर रह गए। अब बोलो, अब रो। और मम्मी की आंखें सचमुच ही छलछलाईं, पर वे कुछ नहीं बोली, चुपचाप लौट गईं। पापा को लेने के लिए कार गई हुई है। बंटी का सारा सामान तैयार है। सामान के ऊपर 3-4 पैकेट रखे हुए हैं, मम्मी ने लाकर रखे हैं। वह बिल्कुल नहीं ले जाएगा, मम्मी कहेंगी तब भी नहीं। डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। बंटी, तो गर्मी की छुट्टियों में यहीं आ जाना, हम लोग फिर चाची अम्मा के पास चलेंगे। वह एक क्षण तक जोत का चेहरा देखता है, फिर कहता है, नहीं, मैं क्यों आऊँगा यहाँ, मुझे नहीं जाना कहीं, मैं तो वहीं घूमूँगा छुट्टियों में। और उसे लगता है जैसे वह जोत से नहीं कह रहा है, अपने आप से कह रहा है।
अब तो सचमुच सचमुच वह कभी नहीं लौटेगा, कभी नहीं। क्या समझ रखा है मम्मी ने उसे? आपने तो बड़ी देर कर दी, हम तो कभी से राह देख रहे थे। आपके साथ बैठने का तो बिल्कुल समय मिला ही नहीं। पापा भीतर नहीं आ रहे। आई एम सो सॉरी। बस कुछ ऐसा ही हो गया कि फिर कोट की बाँह सरकाकर घड़ी देखते हुए बोले, अब तो एकदम गाड़ी का समय हो गया। बंटी, तैयार हो ना बेटे? तो बंटी दौड़कर पापा के पास जाकर खड़ा हो गया। भीतर ही भीतर सहमा हुआ, पर ऊपर से जैसे सधा हुआ। सब देख लें कि उसे भी खूब खूब प्यार करने वाले पापा हैं, जो उसे ले जा रहे हैं अपने साथ। कोई मत रखो उसे यहाँ। मम्मी अभी भी नहीं आ रही। पापा की नज़रें भी शायद उन्हीं को ढूंढ रही हैं। मम्मी क्या निकलेंगी ही नहीं? बंसीलाल सामान जमाने लगा तो बंटी ने वे पैकेट निकाल कर अलग रख दिए। अरे, ये तो तुम्हारे लिए ही लाए हैं बेटा, तुम ले जाओ। बंटी कुछ नहीं बोला, चुपचाप उन डिब्बों को सीढ़ियों के एक किनारे रख दिया। पापा ने एक बार घूर कर डॉक्टर साहब को देखा। डॉक्टर साहब का चेहरा जाने कैसा कैसा हो आया। तभी भीतर से मम्मी निकल कर आईं। उन्होंने एक बार पापा की ओर देखा, फिर बंटी की ओर और फिर पैकेट की ओर। फिर धीरे से आगे बढ़कर उन्होंने बंटी को पकड़कर अपनी ओर खींचा और प्यार किया, पर बोली कुछ नहीं। बंटी छिटक कर पापा के पास चला गया और उनकी बाँह पकड़कर खड़ा हो गया, जैसे वह पूरी तरह यह दिखा देना चाहता हो कि वह पापा का बंटी नहीं बन गया है और अब पापा के पास ही जा रहा है। गाड़ी में सब बैठे, डॉक्टर साहब, अम्मी, जोत, बस मम्मी बाहर ही खड़ी रहीं। पापा ने डॉक्टर साहब की ओर देखा। शी इज़ वेरी अपसेट, और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ना चाहते हुए भी बंटी की नज़र मम्मी की ओर चली गई। उनका एक हाथ हिल रहा था और शायद रो रही थी। रोती हुई मम्मी पीछे छूट गई। कोठी का उजड़ा हुआ अहाता, कोठी के बाहर का लाल तिकोन, सब पीछे छूट गए। स्टेशन और स्टेशन की भीड़, गाड़ी में बैठा खिड़की से झांकता बंटी, प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए डॉक्टर साहब, पापा, अम्मी, जोत और भी ढेर सारे लोग। डॉक्टर साहब के टूटे टूटे वाक्य, आप इसकी खबर देते रहिएगा। यू नो शी इज़। अगर बहुत परेशान हो तो बंटी भैया, हम भी कलकत्ता घूमने आएंगे। बंटी, मुझे चिट्ठी लिखना। और इसके साथ ही बहुत सारा शोर तरह तरह का, और एकाएक ही सारे शोर के ऊपर उभरता है, बंटी मत जा बेटे, मैं तेरे बिना नहीं रह सकूंगी। दौड़ती दौड़ती मम्मी चली आ रही हैं, बदहवास लाल आँखें, पर मम्मी जैसे उस तक पहुंच नहीं पा रही हैं। सिर्फ उनकी आवाज़ उसके इर्द गिर्द घूम रही है। तभी गाड़ी चल दी और जो लोग आए थे वे भी छूट गए। हाथ हिलाते हुए डॉक्टर साहब, अम्मी और जोत, धीरे धीरे सबके चेहरे घुल मिल गए और फिर एक बिंदु में बदल कर ओझल हो गए। फिर प्लेटफार्म की भीड़ का शोर, शहर का हिस्सा, जाना पहचाना सब कुछ सरकता चला गया, छूटता चला गया, और थोड़ी ही देर में गाड़ी खेत खलिहानों और मैदानों की अनंत सीमाओं के बीच दौड़ने लगी। बंटी ने गर्दन भीतर की ओर मोड़ ली। सब अपरिचित चेहरे, इतने अपरिचित चेहरों के बीच जाने कैसी दहशत हुई बंटी को कि वह उठकर पापा के पास चला गया और उनसे एकदम सट गया। पापा ने बहुत दुलार से उसकी पीठ सहलाई। बंटी, तो अपने आप ही जैसे आगे के शब्द तैर गए, वहाँ अपना घर होगा, तुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। पर पापा पूछ रहे थे, बिस्तर लगा दें, तुम लेटोगे? इतने अपरिचितों के बीच जैसे वह अपने आप से अपरिचित हो आया। बस बार बार नज़र पापा की ओर उठ जाती है। इतने नए नए चेहरों के बीच पापा का जाना पहचाना परिचित चेहरा ही जैसे आश्वस्त करता है। मन हो रहा है कि उन्हें ही कसकर पकड़ ले, कहीं ऐसा ना हो कि पापा भी छूट जाएं। थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर वह उन्हें छू लेता है, कभी हाथ पकड़ लेता है। लेकिन रात में बंटी फिर उन्हीं परिचित चेहरों और परिचित जगहों के बीच ही घूमता रहा। घूरती हुई मम्मी या उदास उदास मम्मी, चिढ़ाता हुआ अम्मी, प्यार करती जोत, गंभीर गंभीर डॉक्टर साहब, सवाल समझाते हुए सर, साइलेंस साइलेंस, विभू, कैलाश, टीटू। यार बंटी कहाँ चला गया? बंसीलाल, तिकोन, माली दादा, आम का पौधा, तभी सभी कुछ तो उसके आसपास, उसकी पहुंच के भीतर, रोज की तरह। पर सवेरे आँख खुली तो फिर चारों ओर नए चेहरे,
वह एकदम पापा के पास चला गया। और दूसरे दिन जब हावड़ा पर उतरा तो लगा जैसे अपरिचितों के एक छोटे से दायरे में से उठकर किसी ने उसे अपरिचितों के एक बड़े से समुद्र में ही फेंक दिया है। कितनी भीड़, कितना शोर, सब कुछ कितना अनजाना, अनचिन्हा। उसका मन एक अजीब सी दहशत से भर गया। उसने कसकर पापा की उंगली पकड़ ली। धक्के मुक्के के बीच में बराबर यही खटका लगा रहा कि अगर पापा की उंगली छूट गई तो फिर कहीं उसका पता नहीं लगेगा। पापा टैक्सी के लिए क्यू में जाकर खड़े हो गए। बंटी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस भकुआई सी आंखों से वह पापा को देखे जा रहा है। तुम यहाँ बैठ जाओ। उसे शायद थका समझकर पापा ने उसे एक बॉक्स पर बिठा दिया। आसपास देखने को कितना कुछ है इस नई जगह में, पर वह तो जैसे सब ओर से सुन्न हो आया है। बस नज़र इस तरह पापा पर टिकी हुई है मानो उसे किसी ने वहाँ कील दिया हो। धूप में पापा की लंबी सी परछाई लेटी है, खूब लंबी सी। वह बैठा हुआ पापा को देख रहा है, पर मन हो रहा है कि जाकर हाथ ही पकड़ ले। पापा का हाथ छूटने से ही अजीब सी घबराहट हो रही है। आखिर वह उठा। पापा की बगल में जाकर उनसे एकदम सटकर उसने उनका हाथ पकड़ लिया और उसकी छोटी सी परछाई पापा की लंबी सी परछाई में ही घुल मिल गई। जस्टिफिकेशन? पर क्यों? किस बात के लिए? क्या किया है शकुन ने? अजय बंटी को ले जाना चाहते थे और वह खुद जाना चाहता था। उसे यहाँ अच्छा नहीं लगता था। इतनी कोशिश करने पर भी वह बंटी को इस घर में रचा पचा नहीं सकी। वह इसे अपना घर समझ ही नहीं सका। पता नहीं क्या चाहता था वह इस घर से। नहीं, शायद शकुन से। अजय ने भी न जाने क्या चाहा था उससे। वह नहीं दे पाई तो अजय उसकी ज़िंदगी से निकल गया। अब बंटी भी कुछ चाहता था। पता नहीं बंटी ही चाहता था या कि अजय ही बंटी में उतरकर नए सिरे से फिर वही चाहने लगा था जो तब वह उसे नहीं दे पाई थी। नहीं, यह उसका भ्रम है। अजय उससे कुछ नहीं चाहता। वह अपनी भरी पूरी ज़िंदगी जी रहा है। उसने शकुन को काट दिया है। शायद कोई कसक भी बाकी नहीं है। पर जब शकुन ने अपने जीवन को भरा पूरा करना चाहा, अजय की कसक को भी धो पोंछना चाहा, तो बंटी। सब लोग केवल उससे चाहते ही हैं और वह उनकी चाहनाओं को पूरी करती रहे। यही एकमात्र रास्ता है उसके लिए। बस वह कुछ न चाहे। जहाँ चाहती है वहीं गलत क्यों हो जाती है? ऐसा अनुचित असंभव भी तो उसने कुछ नहीं चाहा। एक सहज सीधी ज़िंदगी जिसमें रहकर वह कम से कम यह तो महसूस कर सके कि वह जिंदा है। केवल सूरज डूब उगकर ही उसे रात होने और बीतने का एहसास न कराए, उसके अतिरिक्त भी कुछ हो। कितनी सहज स्वाभाविक इच्छाएं थी उसकी, फिर भी सब गलत, केवल इसलिए कि वे उसकी थीं। जहाँ जस्टिफिकेशन है समझ लो वहाँ गिल्ट है। आदमी अपने गिल्ट को जस्टिफाई न करे तो शायद कभी किसी संदर्भ में यह डॉक्टर ने ही कहा होगा। शकुन को लग रहा है उसके मन में इस समय कुछ नहीं है, न गिल्ट है न जस्टिफिकेशन। कुछ है तो सिर्फ दुख कि बंटी चला गया, कि बंटी एक दिन भी वहाँ खुश नहीं रहेगा, न उस घर में न हॉस्टल में। बिना शकुन के वह कहीं खुश नहीं रह सकता। और इन दिनों तो शकुन के साथ भी वह समझ ही नहीं सका कि शकुन से बदला लेते लेते कितना बड़ा बदला ले लिया उसने स्वयं से। शकुन को कष्ट देने के लिए कितना बड़ा कष्ट उसने अपने आप को दे डाला है, वह नहीं समझ सका। पर शकुन तो सब समझ रही थी, फिर भी वह चुप रही। क्या वह यह नहीं महसूस करने लगी थी कि बंटी अब उसके जीवन की सहज गति में एक रुकावट बन गया है? जिस नई जिंदगी की शुरुआत का सारा आयोजन उसने कर डाला, वह शुरू होकर भी जैसे शुरू नहीं हो पा रही है। कि बंटी उसमें जब तब दरार डाल देता है। कन्फेशंस नहीं, उसने कुछ कन्फेस नहीं किया। आदमी शायद कन्फेस इसलिए भी करता है कि दूसरों की नज़रों में गुनहगार बनकर अपनी नज़रों में बेगुनाह हो जाए।
वह अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करता, बड़ी निरीहता के साथ उन्हें दूसरे के कंधे पर डालकर स्वयं उनसे मुक्त हो जाना चाहता है। पर शकुन को ऐसा कुछ नहीं करना, वह कर ही नहीं सकती। बंटी उसके जीवन का अभिन्न अंश है, उसका अपना अंश। उसके जाने का दुख भी उसका अपना है और उसे भेजकर यदि उसने कुछ गलत किया तो वह गलती भी उतनी ही उसकी अपनी है। इस सब को न वह किसी के साथ शेयर कर सकती है, न किसी और के कंधों पर डालकर उस सब से मुक्त हो सकती है। अहम और गुस्से से भरे भरे शकुन की लाई हुई चीज़ों को बिना देखे बिना छुए एक और सरका देने, उमड़ते आंसुओं को भीतर ही भीतर रोक कर सूखी आंखों से मोटर में बैठकर विदा हो जाने की व्यथा बंटी से कहीं ज़्यादा शकुन की अपनी व्यथा है, और ऐसी व्यथा जिसे कोई भी बांट नहीं सकता, आज भी नहीं, आगे भी नहीं। कार लौट आई। उसमें से डॉक्टर अमी और जोत उतरे तो उसे एक बार फिर नए सिरे से धक्का सा लगा। तो बंटी चला गया, और साथ ही ख्याल आया कि इतनी देर से वह अपने ऊपर से चाहे कुछ भी सोचती रही हो, भीतर ही भीतर तो लगातार जाने कैसे कैसे चित्र बनते बिगड़ते रहे हैं। यहाँ के परिचित माहौल और शकुन की उपस्थिति में थमा हुआ आवेग स्टेशन के अपरिचित माहौल में फूट पड़ा है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं मम्मी के पास जाऊंगा, मम्मी के पास ही रहूंगा। अजय का कातर हो आया चेहरा, डॉक्टर का असमंजस, जोत से चिपक कर खड़ा डरा सहमा बंटी। मम्मी! गाड़ी से उतरकर वह उससे लिपट गया है। दोनों की आंखों में आंसू, गलती हुई बर्फ की दीवार। उस समय जल्दी जल्दी में चाय नहीं पी सके। जल्दी से चाय पिलवा दो तो मैं जाऊं। आई एम ऑलरेडी लेट। बस गाड़ी भी आधा घंटा लेट थी। और मम्मी मैंने बंटी को कह दिया है कि वह मुझे चिट्ठी ज़रूर लिखेगा। मिस्टर बत्रा को भी कह दिया कि जाते ही चिट्ठी लिख देंगे और सारी बात यानी जो भी जैसा भी होगा लिख देंगे। और सब चुप। 2 प्यालों में चाय ढल गई और 2 गिलासों में दूध। बंटी की कुर्सी खाली है। पापा, हमारा ज्योमेट्री बॉक्स एकदम बेकार हो गया, हमें नया चाहिए। कल ही हमारा टेस्ट है, आप ड्राइवर से मंगवा दीजिए। जोत और अम्मी आज भी अपनी ज़रूरतों के लिए डॉक्टर से ही कहते हैं। बंटी होता तो वहाँ बंटी किससे कहेगा। सर्दी तो ख़त्म हो ही गई, 10-15 दिनों में तो पसीने से नहाने का मौसम आ जाएगा। स्टेशन पर तो आज भी बाकायदा गर्मी लग रही थी। गाड़ियों में इतनी भीड़ क्यों हो जाती है पापा? रोज़ रोज़ जाने वाले इतने आदमी कहाँ से आ जाते हैं? गाड़ी लेट थी, स्टेशन पर गर्मी थी, स्टेशन पर भीड़ थी, सब कुछ था। बस जैसे नहीं था तो बंटी, जैसे सब उसके आसपास से कतरा कर निकल रहे हैं। कोई उसके पास नहीं पहुंच रहा है या कि पहुंचना नहीं चाहता। आज चाय कैसी है? शायद पानी पूरी तरह नहीं खोला, दूसरा पानी आ जाता है। लौटते हुए मैं वर्मा के यहाँ आऊँगा, तुम भी चलो तो गाड़ी भेज दूँ। देख आएंगे, 3-4 दिन से जा नहीं पाया। शकुन ने डॉक्टर की ओर देखा, फिर धीरे से बोली, आज रहने दो। हैं? अच्छा। डॉक्टर मुड़ गए। पापा, हमारे लिए भी कोई चीज़ अच्छी सी। सायास ढंग से बोले हुए ये अनायास वाक्य, जैसे सब ने तय कर लिया है कि कोई भी उस विषय पर कुछ नहीं बोलेगा, और ये वाक्य उस तक पहुंचकर भी नहीं पहुंच रहे हैं। सेतु नहीं बन रहे हैं। सेतु? बंटी सेतु नहीं बन सका, इसीलिए शायद उसे भी कट जाना पड़ा। डॉक्टर चले गए, अम्मी और जोत पढ़ने बैठ गए। सब कुछ कितना सहज स्वाभाविक हुआ, कहीं कुछ नहीं, जैसे एक अनावश्यक प्रसंग था ऊपर से थोपा हुआ। उसे एक न एक दिन समाप्त होना ही था। सब लोग जैसे इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह भी सचमुच, वह भी तो कहीं चाहने ही तो लगी थी। उसे खुद लगने लगा था कि वह एक अनावश्यक तत्व, शायद वह हो ही गया था। शायद ऐसा ही होता है। यह बच्चा किसका है? बंसीलाल की बहू खुसर फुसर करके पूछ रही थी। इनके पहले वाले आदमी का बच्चा। दबा दबा सा जवाब। दहेज में यही लेकर आई है? खी। और उस हंसी ने उसे भीतर तक तिल मिला दिया था।
यह बच्चा? ओह हाँ, क्या नाम है बेटे तुम्हारा? वर्मा का बुलंद प्रश्न। अरूप बत्रा, उतना ही बुलंद जवाब। सवाल और जवाब दोनों में ही तो कुछ था। न चाहते हुए, टालते हुए भी ध्यान एक क्षण को उस ओर गया था। और फिर रात में सर्दी से अकड़ा, डर से सहमा बंटी उसकी छाती से चिपका था। सांस जैसे हिचकियों में बंध गई थी। यह अक्सर इस तरह डर जाया करता है क्या? पता नहीं स्वर में नींद की खुमारी थी या कि एक रूखापन, व्याघात पड़ जाने की खींच। कम से कम शकुन को ऐसा ही लगा था और वह बंटी को लेकर हल्के से चौकन्नी हो आई थी। यह तो बहुत ही जिद्दी बच्चा है भाई, लगता है तुमने इसे बहुत ज़्यादा लाड़ में स्पॉइल कर दिया है। एक हल्का सा आक्रोश था स्वर में। मत इतना सिर चढ़ाओ बहू जी, नहीं एक दिन आप ही दुखी होंगी। एक सी ही तो बातें थीं, पर अर्थ बदल गए थे, क्योंकि शायद संदर्भ बदल गए थे। और तब पहले दिन का वह चौकन्नापन अनायास एक हल्की सी अपराध भावना में बदल गया था, जैसे जिद बंटी ने नहीं की, उसने खुद की है, एक गलत और अनुचित जिद। पता नहीं, मन का भाव शायद चेहरे पर अंकित हो आया था। डॉक्टर ने कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बुरा मान गई? उसने झूठ बोला था और साथ ही लगा था कि अब पता नहीं कितनी बार उसे झूठ बोलना पड़ेगा। डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे, मानो बंटी ने जो कुछ किया उसने कतई परेशान नहीं किया है उन्हें। वह भी मुस्कुराई, मानो उसने डॉक्टर की बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना है। असली बात पर नकाब डालने का सिलसिला उसी दिन शुरू हुआ था, कम से कम बंटी को लेकर। और फिर एक नकली सा व्यवहार, या कि असली व्यवहार में भी नकलीपन का एहसास। या तो इस विषय पर बात होती ही नहीं, या होती तो बहुत ही संभल संभल कर। पर बंटी था कि हर दिन एक नया हंगामा। कुछ भी होता और मन ही मन शकुन अपने को सफाई देने के लिए तैयार करती थी। पर डॉक्टर देख जानकर भी चुप रह जाते तो उनकी चुप्पी बंटी के जिद, बंटी के हंगामे से भी ज़्यादा बड़ा बोझ बनकर शकुन के मन पर छा जाती। अपनी हर समस्या, अपने हर बोझ को बड़े निर्द्वंद भाव से डॉक्टर के कंधों पर डालकर निश्चिंत हो जाने वाली शकुन के मन में एक कोना उभर आया था, जिसकी बात वहीं घुमड़ती रहती थी। और शकुन थोड़ी सी भयभीत रहती थी कि कहीं यहाँ की बात बाहर न आ जाए। साथ ही आशंकित भी कि कहीं यह कोना अपनी सीमा तोड़कर फैलना न शुरू कर दे और फिर फैलता ही चला जाए, फैलता ही चला जाए। वह जानती थी कि ये कोने जब होते हैं तो कितने पैने होते हैं, कैसे इनसे सब कुछ कटता चलता है। विश्वास, सद्भावना, अपनत्व, सारी की सारी ज़िंदगी बंट जाती है खंडों में, टुकड़ों में, कि इसके बाद एक पूरी ज़िंदगी जीना नहीं। वह अब और उस सब से गुजरना भी नहीं चाहती। बड़ी से बड़ी कीमत भी चुकानी होगी तो चुका देगी। कीमत चुका दी और लग रहा है कि वह जैसे एकदम खाली और खोखली हो गई है। मम्मी, हमें ग्रामर समझा दो। लेटे लेटे ही शकुन ने पास खड़ी जोत को देखा। स्वर में कैसा आग्रह है, याचना जैसा। हमेशा क्या वह इसी तरह कुछ कहती मांगती है? कभी ध्यान ही नहीं गया। अब शायद नए सिरे से अम्मी और जोत से परिचित होना पड़ेगा। अभी तक तो ये लोग भी बंटी के साथ इस तरह जुड़े हुए थे कि कहीं अलगाव महसूस ही नहीं हुआ। बंटी के साथ साथ इन दोनों का काम भी तो होता ही चलता था। अब देखो तो जोत, अम्मी क्या कर रहा है, उसे भी यहीं बुला लो, दोनों यहीं पढ़ो। अम्मी, अम्मी। जोत दौड़ती हुई चली गई। बंटी को उसने कभी इस कमरे में बैठा कर नहीं पढ़ाया, वह कभी आता भी नहीं था। जाने कैसा एक सहमा सहमापन उसके मन में घर कर गया था। आज उस कमरे में जाते हुए वह सहम रही है। वह मेज, वह कोना। मम्मी, मैंने 4 सम्स कर लिए, 5वां कर रहा हूँ। कुल 10 करने हैं, बस होमवर्क खत्म, होमवर्क फिनिश। दोनों बच्चे अपना अपना काम करने बैठ गए तो ख्याल आया, बिना बंटी के वह इन लोगों को उसी तरह प्यार कर सकेगी जैसे बंटी को करती थी। इन्हें उतना ही अपना समझ सकेगी? शायद नहीं। मीरा भी बंटी के लिए ऐसे ही सोचेगी। वह भी उससे कभी जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेगी, उसे कभी अपने बच्चे की तरह प्यार नहीं करेगी। एकाएक शकुन ने कॉपी पर झुके हुए अम्मी को खींचकर अपनी गोद में भर लिया, उसके दोनों गालों पर प्यार किया।
अमी सकपका सा गया और फिर अलग हो गया। जोत अजीब सी नज़रों से देखने लगी। ऐसा करने पर बंटी कभी उसके गले में बाहें डाल दिया करता था। अक्सर वह उसकी गोद में लेटकर ही पाठ याद किया करता था, ज़ोर ज़ोर से बोलकर। और जब तक बंटी पढ़ता था, शकुन कुछ नहीं कर सकती थी। समय के साथ सब कुछ कैसे बह जाता है। अजय का पत्र बीच में पड़ा था। शकुन और डॉक्टर्स आमने सामने बैठे थे। दोनों के बीच एक मौन घिराया था, एक तनावपूर्ण मौन। कम से कम शकुन को ऐसा ही लगा था। अजय ने बहुत संयत ढंग से लिखा था, लिखा ही नहीं, एक तरह से आग्रह किया था कि अब बंटी को वह अपने पास ही रखना चाहता है। फिर भी इस विषय में उन दोनों की राय के बिना वह कुछ नहीं करेगा। डॉक्टर ने पत्र पढ़ लिया था और चुप हो आए थे, और शकुन के मन में हजार हजार बातें एक साथ आ जा रही थी। वह बंटी को भेज दे और अपने घर के इस तनाव से मुक्त हो जाए। वह बंटी को क्यों भेजे? अजय किस अधिकार से उसे अपने साथ रखना चाहते हैं? उसने शादी कर ली है, इसीलिए उसका बंटी पर से अधिकार समाप्त हो जाता है। तो अजय ने भी तो शादी कर ली है। डॉक्टर जान ले कि इस घर के लिए बंटी अनावश्यक हो, फालतू हो, पर कोई है, एक ऐसा भी घर है जहाँ बंटी की आवश्यकता है, बंटी की प्रतीक्षा है। यहाँ बंटी एक ज़िद्दी एबनॉर्मल बच्चा हो सकता है, पर वहाँ कि अजय का शकुन के से चाहे कोई संबंध न रहा हो, पर बंटी से उसका संबंध है, आत्मीयता का, अपनत्व का, रक्त का। अब बंटी को लेकर वह इतना अपराधी महसूस नहीं करेगी। डॉक्टर चाहें तब भी वह नहीं भेजेगी। शकुन के साथ उन्हें बंटी को भी स्वीकार करना ही होगा। बंटी उसके साथ था और हमेशा रहेगा। बातें हैं कि एक के बाद एक फिसलती चली जा रही हैं। तुमने कुछ कहा नहीं पत्र पढ़कर? और शकुन ने बहुत ही भेदती सी नज़रों से डॉक्टर को देखा, मानो उसे केवल शब्दों पर ही विश्वास नहीं करना है, उन्हें ही अंतिम नहीं मानना है, उसके भीतर छिपे अर्थों को भी देखना है। वह भीतर ही भीतर कहीं बहुत चौकन्नी हो आई। असमंजस और दुविधा में लिपटे डॉक्टर चुप, और वह चुप्पी ही हजार हजार अर्थ प्रकट करने लगी। बताओ ना, क्या जवाब दूं अजय को? शकुन को जैसे जवाब चाहिए ही, वह भी डॉक्टर से ही। मैं मिस्टर बत्रा को बिल्कुल नहीं जानता, उन्होंने यह क्यों लिखा है यह भी नहीं समझ सका। क्या जवाब हो सकता है इसका? मैं क्या बताऊं? वही तटस्थता, वही उपेक्षा, बोलकर भी चुप रहना, क्या इसी को नहीं कहते? शकुन क्या जानती नहीं कि डॉक्टर इसी तरह चुप रहेंगे? पर क्यों? क्यों? अभी चाची अम्मा लिखे कि अम्मी को शुरू से मैंने पाला है, उसे मेरे पास भेज दो, तो तुम जवाब नहीं दोगे, कुछ नहीं बताओगे? आवेश से जैसे उसका स्वर कांपने लगा। वह बात बिल्कुल दूसरी होगी। डॉक्टर का स्वर कभी भी कहीं से भी विचलित क्यों नहीं होता? कैसी आस्था है, कौन सा विश्वास है यह अपने ऊपर, जो कहीं भी डिगने नहीं देता? डॉक्टर के सधाव के सामने शकुन जैसे और ज़्यादा बिखरा महसूस कर रही है। बात दूसरी नहीं है, बस यह कहो कि बच्चा दूसरा है। अम्मी तुम्हारा बच्चा है, तुम उसके बारे में निर्णय ले सकते हो, और बंटी तुम्हारा। शकुन। और डॉक्टर की दोनों हथेलियां शकुन के कंधों पर आ टिकी। बात बीच में ही टूट गई। शकुन एकटक डॉक्टर का चेहरा देखती रही। क्या था डॉक्टर के स्वर में, डॉक्टर के चेहरे में, कि मन का आवेग जैसे अपने आप ही धीरे धीरे उतरने लगा। पागल हो गई हो, लगता है इस पत्र ने परेशान कर दिया है, पर इस तरह परेशान होने से तो कोई चीज़ हल नहीं होती। शकुन को लगा जैसे उसके कंधे डॉक्टर की हथेलियों पर टिक गए हैं। तुम लोग अपने को, अपने ईगो को ऊपर न रखकर बंटी को ऊपर रखो। आई मीन उसकी दृष्टि से सारी बात सोचो तो ज़्यादा सही होगा। वही सधा हुआ स्वर, सुलझी हुई दृष्टि, संशय और संदेह के उभरे हुए सारे कांटे जैसे उलटकर उसे ही बेधने लगे। उसका अपना कुंठित मन बातों, व्यक्तियों को कभी सही रूप में नहीं ले सकेगा। तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं ही बंटी को अपने साथ लंबी ड्राइव पर ले जाऊंगा। बहुत प्यार से, विश्वास में लेकर उससे पूछूंगा उसकी मन स्थिति क्या है, जानने की कोशिश करूंगा। क्यों वह यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, क्या बताऊं शकुन, मुझे समय ही नहीं मिलता। यह सब डॉक्टर कह रहे हैं, एक बार भी यह नहीं कहा कि
तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो मैं बंटी को ले जाऊं। एक बार भी क्या इनको यह ख्याल भी नहीं आता कि बंटी को लेकर वह डॉक्टर की ओर से उतनी आश्वस्त नहीं हो पाती, कोशिश करके भी नहीं हो पाती कि वह इस प्रसंग को लेकर अपने और डॉक्टर के बीच में एक हल्की नामालूम सी दरार महसूस करने लगी है और हमेशा आशंकित रहती है कि वह दरार धीरे धीरे कहीं खाई न बन जाए, फिर एक और खाई। मैं तुम्हें भी नहीं ले जाऊंगा, समझी? जवाब उसके बाद हो जाएगा, ओके? और एक बार जोर से उसके कंधे थपथपाकर उन्होंने हाथ हटा लिए। उनके इस अतिरिक्त विश्वास के सामने शकुन का अविश्वासी मन जैसे हार गया। वह अपनी ही नज़रों में बहुत अपराधी हो उठी, अपराधी और छोटी। क्यों वह चीज़ों को गलत रूप में लेती है? क्यों नहीं सही ढंग से देख पाती? पर शायद चीज़ें ही गलत थीं और इसीलिए देखने का हर सही ढंग भी घूम फिर कर आखिर में गलत ही हो जाया करता था। शकुन जानती थी कि अजय घर नहीं आएगा, पर डॉक्टर का घर आने के लिए आग्रह करने स्टेशन तक जाना उसे अच्छा लगा। लेकिन जब अजय ने 4 बजे आने को कहा तो डॉक्टर ने बताया कि वह उस समय तक मीटिंग में रहेगा। शायद वह चाहते हों कि यह बात शकुन और अजय आपस में ही तय करें। फिर डॉक्टर एक बाहरी आदमी की तरह क्यों रहे? डॉक्टर की उस समय अनुपस्थित रहने की बात उसे कहीं अच्छी भी लगी थी और बुरी भी। उसे खुद नहीं लगा कि उसे कैसा लगा था। पता नहीं उसे क्या हो गया है कि एक ही बात एक ही समय में उसे अच्छी भी लगती है और बुरी भी। शायद कुछ और भी लगता है। हर बात कितने कितने स्तरों पर चलती है उसके मन में, वह खुद कुछ नहीं समझ पाती। हर बात उसके लिए एक जैसी पहेली बन जाती है, या फिर वह खुद अपने लिए एक पहेली बन जाती है। डॉक्टर कैसे एक ही स्तर पर जी लेते हैं, एक सुलझी हुई सहज जिंदगी। उसे डॉक्टर से ईर्ष्या भी होती है, डॉक्टर पर गुस्सा भी आता है। क्यों नहीं वह शकुन के मन में होने वाले द्वंद्वों को समझ पाते, उसके हर पहलू हर स्तर को देख पाते? पर क्या वह उन सबको देख समझ पाती है, या कि कोई भी उसे समझ पाएगा? टुकड़ों में बंटी यह जिंदगी और हर टुकड़ा जैसे अलग अलग ढंग से सोचता है, अलग ढंग से धड़कता है। अजय 4 बजे घर आ रहा है, यह बात उसे अच्छी भी लग रही है और बुरी भी। मन में कहीं एक संतोष है, एक इच्छा है कि एक बार अजय को अपना सुख, अपना वैभव ही दिखा दे। एक कचोट है कि बंटी ने पत्र लिखकर उन सारे सुखों के अस्तित्व को धूल में मिला दिया। अब सब कुछ कितना बेमानी हो उठेगा। साथ ही एक आशा भी कि आवेश में आकर बंटी ने लिख चाहे जो कुछ दिया हो वह जाएगा नहीं। वह यहाँ रोए या तूफान मचाए, शकुन से चाहे कितना ही कटा कटा फिरे, पर शकुन के बिना वह कहीं नहीं रह सकता। एक रात को वह सर्किट हाउस में रह नहीं सका था, अब हमेशा रह सकेगा। बच्चों का गुस्सा, बच्चों का मान, बच्चों का अहम, कितना छोटा और कितना निरीह होता है सब कुछ। फिर बंटी जो छाया की तरह चिपक कर रहा है उसके साथ। अकेला तो मैं कभी जा ही नहीं सकता। इस वाक्य को जैसे वह पकड़े बैठी है, भूल ही गई कि उसके बीच से 9-10 महीने का समय बीत चुका है, परिवर्तनों से भरा हुआ समय। दिन भर शकुन तैयारी करती रही थी, हर चीज़ लक दक, और मन ही मन अपने को साधती भी रही थी कि इस बार बहुत सहज होकर ही वह अजय से मिलेगी। इस असहज प्रसंग को वह अपने व्यवहार से इतना सहज बना देगी कि अजय खाली हाथ लौटे तो भी कचोट लेकर ना लौटे। यहाँ का सब कुछ देखकर बंटी को ले जाने की बात उन्हें खुद बेतुकी सी लगे कि वे खुद आश्वस्त हो जाएं। पत्र भी तो उसने बहुत सहज ढंग से ही लिखा था, पर चाय की मेज पर घिराए मौन के नीचे उसकी सहजता अपने आप ही गलने लगी। मेज पर ढेरों चीज़ें फैली पड़ी थीं, उसने खुद सब कुछ बड़े जतन से बनाया सजाया था, पर अजय का ध्यान उधर नहीं था। एक बार उसने अमी और जोत से ज़रूर बात की थी, प्यार से कुछ कहा पूछा और फिर नज़र बंटी के चेहरे पर टिक गई और बस फिर वहीं टिकी रही। तब नए सिरे से उसका अपना ध्यान बंटी की ओर गया। वह उसे देखने लगी, अपनी नज़रों से नहीं, जैसे अजय की नज़रों से, और भीतर सब कुछ गड़बड़ाने लगा।
कितने दिनों बाद अजय और शकुन आमने सामने एक कमरे में बैठे हुए हैं। घर के एक कमरे में। कमरा बहुत कोजी है, पर मन शायद उतना कोजी नहीं है। कम से कम शकुन को ऐसा ही लगने लगा है। एक घबराहट इत्मीनान में बैठने के पहले जैसी। बंटी के बारे में कुछ सोचा? शकुन की नज़रें अजय के चेहरे पर टिक गईं। किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं है वहाँ। प्रश्न भी ऐसा कि कोई जिद और दुराग्रह नहीं, बस जैसे साथ बैठकर सोचने की बात ही हो। तो आज भी ऐसा कुछ है जिस पर साथ बैठकर सोचा जाए? और क्षणांश को फिर नए सिरे से लगा कि वे साथ बैठे हैं। यह सही है कि बंटी को अब मैं अपने साथ ही रखना चाहता हूँ, फिर भी वह निर्णय मैं अकेला नहीं ले सकता। मेरा मतलब, पर इस समय तो बंटी वैसे भी नहीं जा सकता। अगले महीने उसकी परीक्षाएं हैं, 1 साल खराब नहीं हो जाएगा? अजय कुछ इस नज़र से देखने लगा मानो पूछ रहा हो, बस यही आपत्ति है? तो शकुन को लगा जैसे उससे गलती हो गई। आपत्ति उसे कहीं और से शुरू करनी थी। वह जैसे अगली बात सोचने लगी। कलकत्ते में सेशन जनवरी से शुरू होता है और अप्रैल तक एडमिशन हो जाते हैं। मेरा परिचय है, नए लोगों के बीच यह बहुत सहम जाता है। यूँ भी इस उम्र में ही बहुत इंट्रोवर्ट होता जा रहा है, मुझे लगता है। सो तो मैंने भी देखा। सवेरे बिल्कुल बोला ही नहीं, अभी भी एकदम सहमा हुआ, चुपचाप। और अजय खुद चुप हो गया, जैसे कहीं गहरी चिंता में पड़ गया हो, जैसे कहीं से दुखी हो आया हो। शकुन का वार जैसे उलटकर उसी पर आ गया और अनायास ही मन के भीतर की परतें और एक एक परत पर उठने वाली अनेक अनेक बातें कुल बुलाने लगी। मन हुआ कि कहे, यह एक तलाकशुदा माँ बाप का बच्चा है, इसलिए कहीं एबनॉर्मल है कि वहाँ जाकर ही इसे कौन परिचित मिल जाएगा। कहने भर को तुम चाहे इसके पापा हो, पर कितना जानते हो तुम इसे, और कितना जानता है यह तुम्हें? तुम इसके कपड़ों को देखो तो पहचान सकते हो, जानते हो इसके कितने नंबर का जूता आता है। अगर बंटी राजी हो जाए और मैं इसे अभी अपने साथ ले जाऊं तो तुम्हें कोई ऐतराज़ होगा? बार बार आना जरा। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। सच पूछो तो मैं खुद अब यही चाहने लगी थी कि इसे तुम्हारे पास ही भेज दूँ। बहुत रख लिया, अब कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ। एक परत पर उभरा और उससे भी भीतर की परत पर उभरा। अच्छा है, तुम्हारे और मीरा के बीच में भी दरार पड़े। हर दिन एक परेशानी, हर दिन एक तूफान। पर ऊपर उसने बहुत संयत ढंग से केवल इतना ही कहा, आप बंटी से ही पूछ लीजिए, हम लोग अपनी अपनी इच्छाएं क्यों थोपें उस पर। और उसे खुद ही लगा कि कहने वाली और सोचने वाली शकुन एक ही है। बंटी आया तो उसने जैसे अपने को कटघरे में खड़ा पाया, फैसले की प्रतीक्षा करते हुए। जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा। और कमरे का सारा सामान, झूलते हुए पर्दे, झिलमिलाता झाड़ फानूस सब एकाएक धूमिल हो उठे। चारों ओर बिखरा वैभव जैसे एक बिंदु में सिमट आया। मन में कुछ बुरी तरह सुलगने लगा। मन हुआ कि हाथ पकड़कर बंटी को भीतर ले जाए और कहे कि बैठकर पढ़ो, एकदम निकाल दे कि जाओ, अभी जाओ। पर नहीं, वह कुछ नहीं कर सकती। यहाँ आने के बाद से ही वह बंटी पर से धीरे धीरे अधिकार खोती जा रही है। आज तो चाह कर भी वह कुछ नहीं कह सकती, या कि वह कुछ भी क्यों कहे। अजय अकेले बंटी को लेकर घूमने निकला तो ख्याल आया, उस दिन डॉक्टर अकेले बंटी को लेकर लंबी ड्राइव पर जाने वाले थे, उसे समझने और समझाने के लिए, प्यार से उसके मन में एक नया विश्वास जगाने, एक अपनापन। उस दिन वह नहीं हो सका, इसीलिए आज यह हो रहा है। और इस समय छत पर अकेले खड़े खड़े उसे ख्याल आ रहा है, कुछ नहीं, सब बेकार की बातें हैं। शकुन ने शादी कर ली और इससे अजय के अहम को कहीं चोट लगी है। बंटी को ले जाकर वह केवल अपने उस आहत अहम को सहलाना चाहता है। वह शकुन को टॉर्चर करना चाहता है। जब अजय ने शादी की थी तो कभी उसने भी ऐसे ही सोचा था कि बंटी को वह कभी अजय के पास नहीं भेजेगी, यहाँ तक कि अब बंटी से उसका मिलना जुलना भी बंद करवा देगी। बंटी को लेकर वह अजय को टॉर्चर कर सकती है, करेगी।
सच हम लोग शायद बंटी को मात्र एक साधन ही समझते रहे, अपने अपने अहम, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी अपनी कुंठाओं के संदर्भ में ही सोचते रहे। बंटी के संदर्भ में कभी सोचा ही नहीं। 2 घंटे से खड़ी खड़ी वह बंटी के नाम पर अपने डॉक्टर और अजय से जुड़ने कटने की बातें ही तो सोचती रही है। एकाएक ही बंटी का टुकुर टुकुर देखता हुआ चेहरा आंखों के सामने उभर आया। बिना बोले मुंह फेरे फेरे ही मानो कह रहा हो, मुझे रोक लो मम्मी, मुझे रोक लो। और फिर तो जैसे हजार हजार चेहरे उसके आगे पीछे घूमने लगे, उसे प्यार करते हुए, उसके गले में बाहें डाले हुए, उसकी बगल में लेटे हुए, नन्हे नन्हे हाथों से क्यारियाँ खोदते हुए। और उन चेहरों के साथ ही साथ वह कहीं बहुत गहरे में उतर आई, उतरती ही चली गई। उसने तो अब अपने भीतर झांकना ही छोड़ दिया था। अजय से कटकर वह अतीत में डूब गई थी। डॉक्टर से जुड़कर वह फिर वर्तमान में लौट आई और भविष्य में झांकने लगी। पर आज कितनी बातें हैं, कितने चित्र हैं कि उभरते ही चले आ रहे हैं अपने सारे रगो रेशे के साथ। उन्होंने जो किया तो आपकी मट्टी पलीद हुई, और अब जो आप करने जा रही हैं तो इस बच्चे की मट्टी पलीद होगी। कैसा चेहरा निकल आया है। वह उस निकले हुए चेहरे को क्यों नहीं कभी देख पाई। कहाँ होगी फूफी? ये पौधे तो सूख रहे हैं माली। नहीं बहूजी साहब, सूख नहीं रहे, अब तो जड़ें पकड़ ली हैं। कहाँ? ये पत्तियाँ तो सूख रही हैं। माली की हंसी। ये तो सूखेंगी ही, उस ज़मीन के खाद पानी की पत्तियाँ हैं। ये तो सूख कर झड़ जाएंगी, फिर नई पत्तियाँ फूटेंगी। जड़ पकड़ने के बाद कोई डर नहीं। और उसने खुद उन मरी मुरझाई पत्तियों को झाड़ दिया था। आप बागवानी की बात नहीं समझती, बंटी भैया से पूछ लीजिए, सब बता देंगे। बड़ी कम उम्र में सब सीख लिया है हमारे भैया ने। एक ही बात इतने इतने अर्थ भी लपेटे रह सकती है अपने में। शकुन, तुम्हारा बेटा तो कलाकार बनेगा। खड़ खड़ झन, शीशियाँ टूटी पड़ी हैं और सारे रंग फैले पड़े हैं। वह रंग की शीशियाँ और ब्रश भी लेकर आई थी। वहाँ और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी पेंटिंग ही किया करेगा, पर अपने सब रंग यहीं छोड़ गया। क्यों नहीं उसने बंटी को रोक लिया। एकाएक शकुन फूट फूट कर रो पड़ी। यह आवेग 1 या 2 दिन का नहीं था, कई दिनों का आवेग था, जिसे वह साधे साधे घूमती थी, कभी भय से तो कभी अपराध से। अब उसे किसी के सामने डरना नहीं है, किसी के सामने अपराधी चेहरा लिए नहीं घूमना है। पर मन है कि इस बात से हल्का और आश्वस्त नहीं हो रहा है, सिर्फ रो रहा है, बिसूर बिसूर कर अपने को कोस रहा है। मत रो मम्मी, मत रो। 2 छोटी छोटी बाहें लिपट आती हैं। टुकड़ों में बंटी शकुन जैसे अपने को समेटने की कोशिश कर रही है, और शकुन है कि और टूटती चली जा रही है, बिखरती चली जा रही है। वे बाहें जैसे उसे अपने में समेट नहीं पा रही हैं। शकुन, डॉक्टर का स्वर छत के सन्नाटे में यहाँ से वहाँ तक फैल गया। तुम यहाँ हो और नीचे किसी को पता तक नहीं? अरे यह क्या, तुम रो रही हो शकुन? और 2 सबल बाहें उसके चारों ओर घिर आईं और धीरे धीरे पूरी की पूरी शकुन उनमें अपने आप ही बंधती चली गई, सिमटती चली गई। बस 2 नन्ही नन्ही बाहें उन सबल बाहों के नीचे अनदेखे अनजाने ही शायद मसल गई। एक और यात्रा, वैसा ही रेल का डिब्बा है, पापा हैं और बंटी। ढेर सारे नए नए लोग हैं। बंटी बैठा बैठा टुकुर टुकुर सबको देख रहा है, फिर भी जैसे उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं कैसे क्या हुआ कि उसके भीतर 2 आंखें और उग आईं, और उसके बाद से सब कुछ गड़बड़ हो गया। बाहर की आँखों से वह एक चीज़ देखता है तो भीतर की आंखें दूसरी चीज़ देखने लगती हैं। कभी भीतर की चीज़ें बाहर की चीज़ों को दबोच लेती हैं, तो कभी बाहर की भीतर की चीज़ों को। कभी कभी दोनों एक दूसरे में ऐसी गड्ढम गड्ढ हो जाती हैं कि फिर तो कुछ भी समझ में नहीं आता, बस सब कुछ गोलमोल अंडा। भीतर ही भीतर कई कान भी उगाए हैं, तभी तो एक बात को ठेल कर दूसरी बात आ जाती है। आवाज़ के ऊपर आवाज़ तैरने लगती है और सारी आवाज़ें मिलकर बस एक शोर।
यह सब बंगाल के जादू से हुआ है। और क्या, पहले तो ऐसा कभी नहीं था। उसने कई बार अपने शरीर को छू छू कर देखा है। कहाँ हैं वे आँखें, कहाँ हैं वे कान, पर दिखते नहीं। जादू की चीज़ें कहीं दिखती हैं? वे आँखें कभी नहीं दिखती, पर उन आँखों से देखे हुए दृश्य बार बार दिखते हैं और दिखते ही चले जाते हैं, ठीक ऐसे जैसे सब कुछ सामने ही हो रहा हो, और जो सामने होता है सब गायब हो जाता है। बाहर की आँखें खुले खुले ही बंद हो जाती हैं। यह भी तो जादू ही है, पर किसने किया जादू, कब किया, यही सब पता लग जाए तो फिर जादू ही क्या। उसने तो पीसी सरकार का जादू भी नहीं देखा। बोटेनिकल गार्डन का बड़ा पेड़, जू, दक्षिणेश्वर, बेलूर मठ केवल नाम सुने थे, आज भी बस नाम ही जानता है। जब तुम सर्दी की छुट्टियों में आओगे तब सारी चीज़ें दिखाएंगे बंटी बेटे तुमको। उस समय कलकत्ते का मौसम भी बस वाह, क्रिसमस की छुट्टियां भी रहेंगी। सामान बांधते हुए पापा कह रहे हैं, और पापा के भीतर से एक और पापा उभर रहे हैं। कलकत्ते में तुम्हें वे घुमाएंगे बेटे कि बस हर इतवार को पिकनिक पर और रोज़ शाम को सैटरडे क्लब। जाते ही तैरना सिखा देंगे, बस फिर रोज़ तैरना सीखोगे तो अब लड़कियों वाले खेल नहीं। और शाम को बालकनी में बैठे बैठे उसकी आंखों के सामने दूर दूर तक फैली हुई कोल तार की सड़कें एकाएक लहराने लगतीं और उन पर दौड़ती हुई ट्रामें, बसें, दौड़ते भागते ढेर ढेर आदमी मछलियों में बदल जाते, पानी को चीरते हुए तीर की तरह इधर से उधर तैरते रहते। अरे तुम इतना चुपचाप क्यों रहते हो बच्चे, ऐसे गुमसुम रहकर मन कैसे लगेगा। आओ मेरे साथ भीतर आओ, चीनू के साथ खेलो, उसे प्यार करो, तभी तो वह तुम्हें भैया कहेगा। और तभी इस आवाज़ को तैरती हुई एक और आवाज़ तैर जाती है। बंटी भैया मैं भी कहानी सुनूंगा, तुम लेटो तो बिस्तर लगा दें, शायद पापा पूछ रहे हैं। एक क्षण बंटी ने पापा की ओर देखा, मानो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। सचमुच आजकल इतनी चीज़ें एक साथ घुल मिल जाती हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम लेटोगे, शायद उसे गुमसुम देखकर पापा ने फिर पूछा। बंटी ने धीरे से नकारात्मक सिर हिला दिया और सरक कर खिड़की पर दोनों हथेलियां रखीं और उस पर अपनी ठोड़ी टिका ली। आँखों के सामने दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे मैदान बिखर गए, बड़े बड़े पेड़ और छोटी छोटी झाड़ियाँ, बिजली के खंभे और उनमें बंधे हुए तार। कभी लगता जैसे सब के सब उसके साथ साथ दौड़ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं। कभी लगता बस वह दौड़ रहा है, बाकी सब छूटते चले जा रहे हैं। उसने गर्दन निकाल कर देखा, सचमुच सभी तो पीछे छूट गए, कोई साथ नहीं दौड़ रहा है, सब जहाँ के तहाँ खड़े हैं, बस वही आगे आगे जा रहा है। फिर ऐसा लगता क्यों है कि साथ साथ दौड़ रहे हैं। मन हुआ पापा से पूछ ले। जरा सी गर्दन घुमा कर देखा, पापा किताब पढ़ रहे हैं। शायद ऐसा ही होता होगा। देखते ही देखते झाड़ियों और पेड़ों से भरे हुए उन मैदानों में सड़कें उभर आईं, लंबी चौड़ी भीड़ भरी एक दूसरे को काटती हुई सड़कें। बंटी की टैक्सी दौड़ी चली जा रही है। बंटी कसकर पापा की उंगली पकड़े चारों ओर देख रहा है। नई जगह आने का डर और नई नई जगह देखने की खुशी। देखा इतने ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं यहाँ। बंटी गर्दन ऊंची करके देखता है। यह डबल डेकर बस है, 2 तल्ले की। वह जब बैठेगा तो ऊपर जाकर बैठेगा। ऊपर की बस कैसे चलती होगी। यह ट्राम है, रेल की पटरी पर चलती है। यह मैदान है, इतना बड़ा, इतना बड़ा। यह अपना घर है। सीढ़ी चढ़कर एक गलियारे में खड़े पापा बटन दबा रहे हैं। बंटी दरवाजे पर लगी नेम प्लेट देख रहा है। इस समय उसके और पापा के अलावा वहाँ कोई नहीं है, फिर भी उसने पापा की उंगली पकड़ रखी है, उतनी ही कसकर। इस नई जगह में पापा को छूकर, पापा को पकड़कर कैसा भरोसा भरोसा लगता है। जैसे खट, दरवाज़ा खुला और बंटी की नज़रें नीची हो गईं। अरे आ गए तुम, मैं सोच रही थी कि शायद एक आध दिन की देर हो जाएगी इस बार। एक औरत की आवाज़। नीची नज़रों से सिर्फ पंजों का थोड़ा सा हिस्सा, चप्पल और साड़ी का बॉर्डर दिखाई दे रहा है। पहली बात मन में उभरी, यह मम्मी नहीं है। मम्मी के पैरों को वह खूब पहचानता है, उनकी चप्पलों को भी और उनकी साड़ियों के बॉर्डर को भी। ओहो, ये हैं बंटी साहब,
तुम तो बहुत प्यारे प्यारे हो भाई। और एक बाँह पूरी पीठ को घेरती हुई उसके कंधे पर आ टिकी। नए सिरे से फिर उभरा, नहीं ये मम्मी नहीं है। मम्मी की बाहें, मम्मी का छूना, और एकाएक ही बड़ी ज़ोर से मम्मी की याद आने लगी। पापा की उंगली की पकड़ और ज़्यादा कस गई। हमारे पास आओ बच्चे, इतना शर्मा क्यों रहे हो? बच्चे, झट से बंटी की नज़रें ऊपर उठी। सामने जो चेहरा था उसमें दीपा आंटी का चेहरा घुल मिल गया, पर फिर धीरे धीरे सामने वाला चेहरा खूब साफ होकर उभर आया। मुस्कुराता हुआ चेहरा, पर दीपा आंटी से भी अलग, मम्मी से भी अलग। नज़रें फिर झुक गईं। वह पापा से और ज़्यादा सट गया। पापा रास्ते में जिस मीरा की बात कर रहे थे वह यही हैं शायद। बंटी को अब इन्हीं के साथ रहना होगा। बहादुर, चीनू को इधर लाओ। एक लड़का गोद में एक गोरे गुदगुदे से बच्चे को लेकर भीतर आया। चीनू बेटा, पापा ने हुमक कर बाहें फैलाई। बंटी बेटा, पापा क्या सबको इसी तरह गोद में लेते हैं? बंटी, यह तुम्हारा छोटा भाई है चीनू, खेलोगे इसके साथ, खूब हंसेगा। तो बंटी को एक बार फिर फूले फूले गाल वाला चेहरा देखने की इच्छा हो आई। उसने आंखें उठाकर देखा तो उस चेहरे के पीछे कहीं अमी का चेहरा भी उभर आया। यह अमी है, तुम्हारा छोटा भाई। और साथ ही ख्याल आया, जोत क्या कर रही होगी इस समय। आओ तुम्हें घर दिखा दें। यह तो बैठने और खाने का कमरा हो गया ना, और यह देखो सोने का कमरा। तब उस नीले कमरे से अलग करके ही इस कमरे को देखना पड़ा। डॉक्टर साहब पापा से लंबे हैं। सोने के कमरे से जुड़ा हुआ यह छोटा सा कमरा, अब से यह तुम्हारा कमरा होगा। बंटी छोटा तो बंटी का कमरा भी छोटा। और यह बालकनी, यहाँ खड़े होकर कलकत्ते का शोर शराबा देखो। और घूम कर वह फिर बैठने वाले कमरे में आ गए। बस हो गया घर। इतने से घर में रहते हैं सब लोग, कोई खुली जगह भी नहीं। और इतने दिनों से मन में बसा हुआ लंबा चौड़ा कलकत्ता, कलकत्ते के ऊंचे ऊंचे मकान, सब जैसे एक क्षण में ही अड़ड़ धम हो गए। खाने की मेज पर बैठे हैं सब। बंटी वैसे ही चुपचाप नज़रें नीचे किए हुए। आज तो तुम्हारे पापा को ऑफिस जाना था, सो जल्दी जल्दी में कुछ भी बना दिया। अब तुम हमें बता दो बच्चा, तुम्हें क्या क्या पसंद है, क्या क्या खाते हो, फिर वही सब बनाया करेंगे। वे बोल रही हैं। बंटी चुप। बता दो बेटे, शर्माते नहीं। यह तो अपना घर है, अपने घर में कैसा शर्माना। अरे ये अपना घर छोड़कर दूसरों के घर खेलने जाएंगे कैसे? अपने घर जैसी लाड साहबी करने को मिलती कहाँ है। कैसी मार खा कर आए हो बंटी भैया, तुम तो बस अपने घर के ही शेर हो। और वह 4 कमरे का बंगला नुमा घर अपने लहलहाते बगीचे के साथ आंखों के सामने तैर गया। पीछे के आंगन में तुलसी के चबूतरे पर टिमटिमाता हुआ दिया, फूफी के हनुमान जी। वहाँ अपना घर होगा बेटा, अपने लोग। तो वह लहलहाता बगीचा एक सूखे बंजर अहाते में बदल गया और छोटा सा घर फैलता ही चला गया। और यह नीम का पेड़ बाबा ने पापा के जन्म के साथ लगाया था, और दोनों घर एक दूसरे में डूबने उतराने लगे और फिर धीरे धीरे सब गायब। बस काले काले धब्बे, गोलमोल अंडा। बंटी, कुछ खाओगे बेटे, निकाल दें तुम्हें? बंटी चौंका। पता नहीं पापा कब से उसके पास खड़े खड़े उसका कंधा झकझोर रहे हैं। गर्दन भीतर की तो देखा बैठे हुए लोग किसी बात पर ज़ोर ज़ोर से बहस कर रहे हैं। वह तो सुन ही नहीं रहा था, बाहर के कान बंद थे शायद। भूख लगी है? नहीं। पापा उसी के पास बैठ गए, बाह में समेट कर उसे अपने से सटा लिया। बंटी, तुम इतने सुस्त क्यों हो बेटे? तुम इस तरह उदास होते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। बंटी ने पापा की ओर देखा। पता नहीं उसकी आंखों में आंसू हैं या पापा की। बंटी बेटा पढ़ने जा रहा है हॉस्टल में, बहुत होशियार बनकर आएगा वहाँ से। कितनी तो चीज़ें सिखाते हैं वहाँ पर। तुम तो क्या क्या बोले चले जा रहे हैं पापा। बस वह सुन रहा है पर समझ कुछ नहीं रहा। पता नहीं क्या हो गया है उसे आजकल, कुछ समझ में ही नहीं आता। उस दिन भी पापा की कोई बात समझ में नहीं आई थी शायद, तभी तो वह गड़बड़ हो गया। उसे एडमिशन के लिए इम्तहान देने जाना था
और पापा कह रहे थे, देखो घबराना नहीं, जो लिखने को दें लिख देना और जो कुछ पूछें जवाब दे देना, झेपना शर्माना नहीं, बोल्डली एंड स्मार्टली। पापा के चेहरे पर रह रहकर मम्मी का चेहरा उग आता था और पापा की आवाज़ के ऊपर मम्मी की आवाज़, देख बेटे तू खूब सोच समझ कर करना और सवालों के उत्तर पेपर पर लिख लाना। फिर तैयार करते हुए, एक का दाम दिया हो और ज़्यादा का पूछे तो गुणा करना और ज़्यादा का देकर एक का पूछे तो भाग। खाना खिलाते हुए भी जिस भूमिखंड के चारों ओर पानी हो उसे द्वीप कहते हैं। बस के लिए खड़े खड़े भी अकबर दूसरे धर्मों का आदर करता था। उसने राजपूतों। इस घर में पापा मम्मी बन गए? नहीं, मम्मी नहीं बने, बल्कि पापा पापा भी नहीं बने। दूर रहते थे तो लगता था पापा बहुत पास हैं। पापा की हर चीज़ वह जानता है, पर पास रहकर लगता है पापा को वह जानता ही नहीं। दूर रहकर भी कई बार उसने पापा को फाइलों में डूबे हुए देखा है, ललाट पर 3 सल और खूब गंभीर चेहरा लिए हुए। कई बार वॉश बेसिन पर शेव करते और नाश्ते की मेज पर अखबार पढ़ते हुए पापा उसकी आंखों के सामने उभरे हैं। पर यहाँ जब पापा को मेज पर शेव करते हुए और दीवान पर लेटकर अखबार पढ़ते हुए देखता है तो ख्याल आता है वे शायद टीटू के पापा थे, वह शायद डॉक्टर साहब थे। इन पापा को तो भीड़ भरी ट्राम। पापा ने उसे बिठा दिया और खुद डंडा पकड़कर खड़े हो गए। बंटी की आंखें ही नहीं बल्कि रोम रोम जैसे पापा पर अटका है। वह सड़क की ओर भी नहीं देख रहा। कहीं पापा उतर जाएं और वह भीतर ही रह जाए तो। ट्राम तो रुकती है और खट से चल देती है। हर बार ट्राम जब चलती है तो उसे लगता है जैसे वह पीछे छूट गया है और डर के मारे उसकी सांस रुकने लगती है। मन हो रहा है उठकर पापा को पकड़ ले, पर अपनी जगह से हिला तक नहीं गया। पापा का हाथ पकड़कर उतर गया, फिर भी दहशत जैसी की तैसी बनी हुई है। कितनी भीड़ है सड़क पर। यहाँ के लोग क्या घरों में नहीं रहते, सड़कों पर ही घूमते रहते हैं। पापा को कसकर पकड़े रहने के बावजूद बराबर यही भय बना हुआ है कि पापा का हाथ छूट गया, कि वह इस भीड़ में खो गया। इतने नए नए चेहरे, नए नए लोगों की भीड़, इतने सारे लोगों में पापा को ढूंढा जा सकता है। उसने पापा का कोट देखा, वह तो पापा के कपड़ों को भी नहीं पहचानता। हल्के सलेटी पर काले रंग का चारखाना, उसने कोट से गहरी पहचान कर ली। हरी बत्ती हो गई, चलो याद रखना लाल बत्ती पर कभी सड़क मत पार करना। वह उंगली पकड़े पकड़े ही सड़क पार कर गया। वह देखो, वह रहा तुम्हारा स्कूल। पता नहीं पापा किधर इशारा कर रहे हैं। बंटी के सामने तो अपना स्कूल तैर गया। आज कौन सा दिन है? शायद बुधवार। इस समय ज्योग्राफी की क्लास हो रही होगी। कौन पाठ पढ़ा रहे होंगे सर? महाराष्ट्र, बंगाल? वह तो बंगाल में ही घूम रहा है। देखो बेटे, डरना नहीं, अंग्रेजी बोल लोगे ना, खूब सोच कर लिखना। सर पूछ रहे हैं, व्हाट्स योर नेम डियर? अरूप बत्रा। बंटी को लग रहा है जैसे उसकी आवाज़ कांप रही है। यू हैव कम विद योर फादर? बंटी सिर्फ धीरे से सिर हिला देता है। व्हाट्स योर फादर? बंटी एक क्षण सर की तरफ देखता है, फिर नीचे देखने लगता है। समझ ही नहीं आता कि क्या कहे। टेल मी अरूप, पर जवाब तो नहीं आता, उसे मालूम ही नहीं। माई मम्मी इज़ प्रिंसिपल। जाने कैसे उसके मुंह से निकल जाता है और कहने के साथ ही वह खुद रुआंसा हो आता है। सर हंस रहे हैं। बंटी को लग रहा है कि सर और ज़्यादा हंसे तो वह रो देगा। कागज़ पेंसिल देकर सर ने उसे बिठा दिया। राइट अ स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, एनी स्टोरी यू लाइक। बंटी के सामने ढेर सारी कहानियाँ तैर रही हैं, मम्मी की कहानियाँ, फूफी की कहानियाँ, पर उन सबको कैसे लिखा जा सकता है? वह तो जवाब ही नहीं दे सका। सर ने क्या समझा होगा, पापा क्या कहेंगे? सामने फैले कागज़ पर आंसू टपक पड़ते हैं। शाम को वकील चाचा को आया देखकर एकाएक इच्छा हुई कि दौड़कर उनकी बाह में झूम जाए, जैसे पहले झूम जाया करता था, पर अपनी जगह से हिला तक नहीं गया। बस एक बार चाचा की तरफ देखा और नज़रें ज़मीन में गड़ गईं। अरे यह क्या? बंटी चुपचाप खड़ा है। देखो, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। चाचा ने पास आकर उसे गोद में उठा लिया और फिर जाने क्यों एकटक उसका चेहरा ही देखते रहे। चाचा की गोद
में आकर बंटी को लगा जैसे चाचा अकेले नहीं आए हैं। चाचा के साथ बंटी का अपना पुराना घर भी आ गया है, बंटी की मम्मी भी आ गई हैं। और तभी ख्याल आया, पहले चाचा आते थे तो पापा की खबर ला कर देते थे, पापा की भेजी हुई चीज़ें ला कर देते थे। अब उसने बड़ी उम्मीद से चाचा की ओर देखा। अरे वकील चाचा आप? वे भीतर से आ गईं। क्या हुआ, दे आया टेस्ट, हो गया एडमिशन? चाचा ने बंटी को एकदम अपने से सटाकर बिठा लिया, पर उसका मन हो रहा है उठकर यहाँ से भाग जाए। नज़रें हैं कि ज़मीन में धंसती चली जा रही हैं। कहाँ हुआ एडमिशन? कुछ किया ही नहीं, शायद नर्वस हो गया था, वे बोल रही हैं। और तभी कहीं से उभर कर आया, फूफी आज हलवा बनाओ, बंटी बेटा सेकंड आया है तीनों सेक्शन में। लगता है वहाँ के स्टैंडर्ड और यहाँ के स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क है। ये तो बताते थे कि हमेशा क्लास में, पता नहीं अंग्रेजी की वजह से हो, वे ही बोले जा रही हैं और चाचा चुप हैं। चाचा चुप रहें और कोई और बोले, मतलब कुछ गड़बड़ है। बंटी का मन हो रहा है कि कहीं चला जाए। इस स्कूल में तो थोड़ी जान पहचान भी थी। अब आप ही इनसे बात करिए चाचा, मेरी बात तो ये सुनते ही नहीं, यूँ भी मेरा बोलना। बंटी को लग रहा है कि चाचा की नज़रें जैसे उसी पर गड़ी हुई हैं। मैंने इतना समझाया कि देखो अभी मत लाओ, पहले उसके एग्ज़ाम्स होने दो, छुट्टियों में लाकर यहाँ रखना, यदि हिल जाए, उसका मन लग जाए तो यहाँ भर्ती करा देना, वरना बच्चे के साथ भी तो कितनी ज़्यादती है। पर इनको तो जैसे झक सवार हो गई, रात रात भर नींद नहीं आती थी। चाचा क्यों नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं वहाँ से भेज भी कैसे दिया इस तरह। मैं तो बाबा, और कसकर चीनू को उन्होंने छाती से लगा लिया। चाचा शायद बोलेंगे ही नहीं। बंटी झटके से उठा और बाहर बालकनी में आ गया। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने उसे बुलाया भी नहीं। वह पापा से कहेगा कि पापा उसे वापस मम्मी के पास भेज दें। वह यहाँ रहेगा भी नहीं, यहाँ पढ़ेगा भी नहीं, वह अपने स्कूल में ही पढ़ेगा। पर बाहर के ढेर ढेर शोर में जैसे उसका अपना सोचना भी दब गया। धुआं उड़ाती हुई बसों का शोर, ट्रामों का टन टन, मोटरों की पी पी, आदमियों का शोर, शाम का अखबार बेचने वालों का शोर, तरह तरह की चीज़ें बेचने वालों का शोर, कितना शोर हो रहा है चारों ओर। अरे यह तो स्टेशन आ गया, थोड़ी देर नीचे उतरोगे बेटे, पापा पूछ रहे हैं। बंटी ने सिर हिला दिया, पर पापा उतर गए तो लगा जैसे वह अकेला छूट गया है। नज़रें पापा के साथ लगी चलने लगी। पापा हाथ में दोने लिए चले जा रहे हैं। लो खाओ, सामने समोसे और नमकीन सेब रखे हैं। बंटी खाने लगा। मिर्च तो नहीं लग रही है ना? बंटी ने सिर हिला दिया। पानी दिया तो पी लिया। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी, गाड़ी धीरे धीरे सरकने लगी। प्लेटफॉर्म की सारी भीड़, सारा शोर पीछे छूटता चला गया। पापा फिर उसके पास आकर बैठ गए। उनका एक हाथ उसके कंधे पर आ टिका है। अब बिल्कुल डरने की बात नहीं है बेटा, वहाँ कोई इम्तहान नहीं होगा। मैंने सारी लिखा पढ़ी कर ली है, बस अब तो सीधे क्लास में। पता नहीं कितनी बार पापा यह बात कह चुके हैं और हर बार मन ही मन उसने दोहराया है, माय फादर इज़ डिविजनल मैनेजर। पापा की एक एक बात उसने रट ली है, पर हो सका। बंटी ने खिड़की पर थोड़ी टिका ली और बाहर का तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, शायद भीतर की आंखें खुल गई हैं। अपने पास लिटाकर पापा समझा रहे हैं, यहाँ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने हॉस्टल के लिए चिट्ठी लिख दी है। बंटी बहुत हिम्मत जुटा रहा है कि कह दे कि वह हॉस्टल नहीं जाना चाहता। रात भर वह जो सोचता रहा है सब कह दे, पर कुछ भी तो नहीं कहा जाता। हॉस्टल में तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारी उम्र के बच्चों को तो हॉस्टल में ही रहना चाहिए। अपने बराबरी के बच्चों के साथ पढ़ो, उन्हीं के साथ खेलो, उन्हीं के साथ रहो। वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा बंटी, वहाँ जोत है, अम्मी है, उनका साथ रहेगा। यहाँ अकेला अकेला कितना बोर होता है। प्रिंसिपल मेरे दोस्त हैं, लोकल गार्जियन रहेंगे, इतवार को अपने घर ले जाएंगे, उन्हें पापा ही समझना, उन्हें पापा ही समझना। तैरता हुआ डॉक्टर जोशी का चेहरा सामने से निकल गया। तो इन्हें पापा क्यों नहीं कहता रे? हॉस्टल की कितनी बातें पापा बता रहे हैं। बंटी दिमाग पर बहुत जोर लगाता है, पर फिर भी हॉस्टल की कोई तस्वीर उसके सामने नहीं उभरती। पहले पापा जब कलकत्ते की बातें बताया करते थे
तो कलकत्ते की कितनी तस्वीरें उभरती थी उसके मन में, एक एक जगह की अनेक अनेक तस्वीरें। बंटी, तुम अपनी बनाई हुई तस्वीरें नहीं लाए बेटे? मीरा, जानती हो यह बहुत बढ़िया पेंटिंग करता है, वकील चाचा को बना कर देगा कि नहीं एक? तुम हॉबी की तरह बागवानी ले सकते हो, पेंटिंग ले सकते हो। कलकत्ते में तो बागवानी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं, सारा शौक ही मर जाएगा। हॉस्टल में तो हॉबी, तस्वीरें, बागवानी, कलकत्ता, हॉस्टल सब एक दूसरे पर चढ़ते चले आ रहे हैं, एक दूसरे में घुलते जा रहे हैं। पापा और भी जाने क्या क्या बताते समझाते रहे, दुलारते और थपकते रहे, और जब उसने आंखें मूंद ली तो उठकर अपने कमरे में चले गए। नींद में उसने देखा कि वह पापा की उंगली पकड़े पकड़े स्कूल से निकल रहा है और पापा डांट रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। जोड़ बाकी के मामूली सवाल तक नहीं आए। सारे समय उंगली पकड़े पकड़े रहते हो, चिपको कहीं के, तभी तो किसी के सामने बोला नहीं जाता। या तो लड़कियों की तरह रोओगे, शर्माओगे, या उन्होंने उंगली छुड़ाकर उसे अलग कर दिया है। अलग होते ही बंटी जैसे भीड़ में खो गया है। बदहवास सा वह चारों ओर देख रहा है, दौड़ दौड़ कर लोगों को पकड़ रहा है, पर जिसे भी पकड़ता है वही धीरे से हाथ छुड़ाकर आगे चला जाता है। नए नए चेहरे, नए नए लोग, नई नई जगह। वह जोर से चीख पड़ा, पापा! बंटी, बंटी बेटा! किसी ने जैसे उसे गोद में उठा लिया। उसका नाम कौन जानता है, चेहरा नहीं दिख रहा, सिर्फ आवाज़। डर गए बेटा? सपना देखा था? देखो मैं पापा। वह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है, सामने पापा का चेहरा दिखाई देता है। यह क्या, वह रो रहा है? नहीं, उसकी आंखों में नहीं, पापा की आंखों में आंसू हैं शायद। पापा ने उसे फिर से सुला दिया। कमरे में फिर से अंधेरा हो गया है, सिर्फ आवाज़ें तैर रही हैं। अंधेरे की आवाज़ें भी कितनी अलग अलग होती हैं। क्या हाल हो गया है बच्चे का, कितना सहमा सहमा, डरा डरा रहता है। कैसे नहीं भेजूं इसे हॉस्टल? यह जब सबसे कटकर रहेगा, अपने बराबरी के बच्चों के बीच में ही रहेगा, तभी नॉर्मल रहेगा। हो खर्चा जैसे भी हो, जो भी हो। आप मेरी बात ठीक ढंग से समझ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं अब इस बारे में कुछ बोलूँगी ही नहीं। और फिर आवाज़ें भी अंधेरे में डूब जाती हैं। अब तुम सो जाओ, बाहर भी तो अंधेरा हो चला है। तो पहली बार ख्याल आया कि सचमुच बाहर तो बिल्कुल अंधेरा हो गया है। इतनी देर से खिड़की पर ठोड़ी टिकाए वह देख क्या रहा है? पापा ने खेस बिछाकर तकिया लगा दिया तो बंटी बिना एक शब्द भी बोले चुपचाप लेट गया। नींद नहीं आ रही हो तो किताब दें, पढ़ोगे लेटे लेटे? नहीं, बंटी को नींद नहीं आ रही थी, फिर भी उसने आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करते ही चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया और डिब्बे में बैठे नए नए लोग, पापा, सब उसमें घुल मिल गए। रंग बिरंगे तरह तरह के आकार के छोटे बड़े धब्बे उसके चारों ओर तैरते चले जा रहे हैं, अलग अलग एक दूसरे में मिलकर। फिर दृश्य, फिर तस्वीरें, एक दूसरे को काटती हुई, एक दूसरी को धकेलती हुई। पापा जल्दी जल्दी खाना खाकर ऑफिस चले गए हैं और बंटी अकेला रह गया है। यूँ घर में वे हैं, बहादुर है, उसकी गोद में लटका हुआ गुदगुदा चीनू है, फिर भी उसे लग रहा है जैसे पापा उसे अकेला छोड़ गए हैं। और यह नया घर और भी ज़्यादा नया हो गया है। बंटी कहाँ जाए, कहाँ बैठे, क्या करे? जहाँ जाता है, जहाँ बैठता है, वही जगह जैसे उसे अपने से परे धकेलती है। पापा क्या रोज़ इसी तरह छोड़कर चले जाया करेंगे? वह तो सोचता था वहाँ वह होगा, पापा होंगे और रोज़ घूमना होगा। बच्चा, तुम्हारे खिलौने, किताबें वगैरह निकाल दें, खेलो, पढ़ो। वहाँ छुट्टी के दिन अपनी मम्मी के साथ क्या किया करते थे? जाने क्यों हर बार दीपा आंटी याद आ जाती हैं। वे मम्मी की, उस घर की बातें पूछती जा रही हैं और उसके सामने मम्मी, जोत, अम्मी, डॉक्टर साहब, कोठी घूमते चले जा रहे हैं। क्या बताए, कहाँ से शुरू करें? उससे कुछ नहीं बोला जाता। चलो, तुम हमसे बात नहीं करते तो खेलो। खिलौने, बंदूक, किताबें सब बंटी के सामने रखे हैं, पर बंटी बैठा है वैसे ही चुप। इस नए घर में आकर उसकी अपनी चीज़ें भी जैसे नई हो गई हैं। आओ हम खेलें तुम्हारे साथ।
वे चीनू को लेकर पास आ बैठी हैं। चीनू प्रसन्न होकर खिलौनों को इधर उधर उठा पटक रहा है। ख्याल आता है वह अम्मी को अपने खिलौने नहीं लेने देता था। चाबी की मोटर जूं करके निकल गई। फ्लाइंग प्लेट लाल पीली रोशनी दिखा दिखा कर घूम रही है। चीनू किलकारी मार रहा है, चीनू देख वो गिरा, चीनू देख। और चीनू के साथ साथ वे भी हंस रही हैं। एक एक खिलौना चीनू को चला चला कर दिखा रही हैं। बंटी बालकनी में खड़ा है। सामने की भीड़ भाड़ शोर शराबे में डूबा हुआ। ढेर ढेर आवाज़ें हैं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ढेर ढेर शक्लें हैं पर कोई पहचानने में नहीं आ रहा है। और सबके ऊपर है यह बात कि पापा शाम को आएंगे। शाम को पापा आए हैं। कैसे रहे बंटी, क्या किया सारे दिन बेटे? जवाब वे दे रही हैं। सारे समय बालकनी में बैठा रहा, बिल्कुल नहीं बोलता। मैं तो खेलने भी बैठी पर सच मुझे तो तरस आने लगा। और इस चीनू को देखो, 5 बजे से ही आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ ऐसे देखता है जैसे कुछ ढूंढ रहा है। बस तुम्हें ढूंढता है। यह तो अब तुम्हें बहुत मिस करने लगा है। उन्होंने चीनू को पापा की गोद में लाद दिया। वह हंस रहा है, पापा के बाल नोच रहा है। ले भैया के गाल नोच। पापा ने चीनू को बंटी की ओर मोड़ दिया तो चीनू बंटी के गाल नोचने लगा। लो प्यार करो इससे खेलो, इससे दोस्ती करो बेटे। तो बंटी ने उंगलियां उसके गुदगुदे गालों पर फिरा दी। चीनू ने पापा की गोद में खड़े होकर पापा के कान पकड़ लिए। चीनू हंस रहा है, वे हंस रही हैं। यह तुम्हारे कान खींच कर तुम्हें ठीक करेगा। पापा भी हंस रहे हैं। बंटी चुपचाप उठकर बालकनी में चला गया। जगमगाती बत्तियां, लाल नीली पीली नियॉन लाइट्स, रात में जैसे सड़क बिल्कुल बदली हुई लग रही है। चीज़ें इतनी बदल कैसे जाती हैं? फिर वही प्रश्न, अकेले में डरोगे तो नहीं? सो जाओगे ना? बंटी का मन हो रहा है कह दे, वह बहुत बहुत डरेगा। इस घर में तो वह अकेला सो ही नहीं सकता। वहाँ तो फिर भी अम्मी और जोत थे। यहाँ तो वह सारे दिन भी एक तरह से डरता ही रहा है। पता नहीं कैसा कैसा डर। अरे बंटी अपना बहादुर बच्चा है, कोई लड़की है जो डरेगा? ना हो तो बहादुर भी यहीं सो जाएगा। क्यों बच्चा, ठीक है ना? और बीच का दरवाज़ा खुला रहेगा बेटे, हम लोग तो उधर हैं ही। वे और पापा ही बोले चले जा रहे हैं। बंटी तो कुछ बोल ही नहीं पाता। सो जाओगे ना? बंटी ने एक बार पापा की ओर देखा। पापा के साथ उनका चेहरा भी था और बंटी ने धीरे से कह दिया हाँ। बहादुर तो पड़ते ही सो गया और बंटी जैसे कंबल के नीचे भी कांप रहा है। अपने अपने पलंग पर सोते हुए अम्मी और जोत, उस कमरे से आया हुआ रोशनी का टुकड़ा, बातों के टुकड़े सबको जैसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। खट खट, उधर की बत्ती बंद हो गई तो जैसे हाथ से वह रोशनी का टुकड़ा भी फिसल गया। जोत और अम्मी के पलंग भी जैसे कहीं अंधेरे में डूब से गए। सिर्फ आवाज़ें, और फिर बंटी जैसे बिल्कुल अकेला हो गया। गंदी बात, क्या पापा और ये भी? इच्छा हो रही है कि उठकर देखे। वही दृश्य अंधेरे में से जैसे चारों ओर लटक गया। जाने कैसी हिम्मत आ गई। दबे पैरों बंटी दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। झांक कर देखा, अंधेरा घुप, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी एक और एक छोटा सा लाल तारे जैसा कुछ चमक उठा। लाल सुर्ख, क्या है ये? कौन? बंटी दौड़कर अपने बिस्तर में दुबक गया, पर बिस्तर में लेटकर भी बंटी का दिल धक धक कर रहा है। वह लाल लाल क्या चमक रहा था? पापा ने देखा तो नहीं? फिर वही बात, पापा अपने पास बिठाकर पूछ रहे हैं, एक बात कहें बेटा, मानोगे? बंटी नज़रें पापा के चेहरे पर टिका देता है। तुम मीरा को क्या कहते हो? बंटी चुप। मम्मी कहोगे? बंटी, डॉक्टर साहब को पापा कहा कर बेटे। और तड़ाक से दिया हुआ अपना जवाब ही कानों में गूंज गया। मेरे पापा तो कलकत्ते में हैं। पर अब जैसे कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा है। वह सिर्फ पापा की ओर देखता रहता है। छोटी मम्मी ठीक है? तो आँखों के सामने जैसे मम्मी आकर खड़ी हो गई। बंटी की नज़रें झुक गईं। शर्म आती है? शर्म की क्या बात, मम्मी ही तो हैं। वहाँ की मम्मी वे, यहाँ की मम्मी ये, कहोगे ना? बंटी ने धीरे से
हाँ कह दिया, और कहने के साथ ही जैसे भीतर की आंखें रो पड़ी। पापा पीठ थपथपा रहे हैं। उन्होंने कहीं देख तो नहीं लिया? लड़की की तरह रोते हो। बच्चे उठो बच्चे, बहुत दिन हो गया। बंद आँखों से ही बंटी सुन रहा है और भीतर भीतर सिकुड़ा चला जा रहा है, शर्म से, डर से, दुख से। अरे यह क्या पिस्सी कर दी? उसके बाद कुछ पता नहीं, शायद बहादुर कपड़े बदलवा रहा है। कमरे में सिर्फ आवाज़ें तैर रही हैं, उनकी आवाज़ें, पापा की आवाज़ें, बहादुर की आवाज़ें, और सारी आवाज़ों को चीरते हुए कहीं से दो हाथ आकर बिस्तरे को रजाई से ढक देते हैं। उसके चारों ओर शॉल लिपट जाता है, सब गुपचुप। बहादुर ये चद्दर धुलने डाल और गद्दे के उतने हिस्से को धोकर बाहर फैला दे। गद्दा बाहर फैल गया है और सड़क पर चलते हुए आदमी को भी जैसे मालूम पड़ता जा रहा है कि अब बंटी कहाँ खड़ा हुआ करेगा। अपने घर में तो कभी कभी बिस्तर में सुसु नहीं की उसने, पर अब शाम को सब जैसे के तैसे हो गए। बस पापा का चेहरा जाने कैसे एकदम मम्मी के चेहरे की तरह हो गया है। खाने की मेज़ पर बैठे बंटी को बराबर लगता रहा है कि जैसे पापा की आंखें भी उसकी प्लेट पर चिपक कर उसे घूरेंगी। उससे प्लेट की तरफ नहीं देखा जा रहा, उनकी और पापा की ओर भी नहीं देखा जा रहा। अपने में ही सिमटा सिकुड़ा वह बैठा है और बिना कहीं देखे ही लग रहा है जैसे एकाएक ही लगा जैसे उसे बहुत ज़ोर से सुसु आ रही है। ओह, पता लग गया। अभी कहीं भीतर ही हो जाती तो रेल में बैठे इतने आदमियों को भी मालूम पड़ जाता। कहीं हॉस्टल में भी हो गई तो। वह झटके से उठा। बाहर सारा डिब्बा रोशनी से भरा हुआ है। सामने बैठे हुए पापा किताब पढ़ रहे हैं। क्या बात है बेटे? पापा पूछ रहे हैं। पापा को देखकर, पापा की आवाज़ सुनकर लगा जैसे वह पता नहीं कहाँ से। बाथरूम जाऊंगा। पापा उसके साथ बाथरूम तक चलते हैं। भीतर कोई है। वे दोनों बाहर ही खड़े हो गए। पापा ने एक सिगरेट लगा ली और खिड़की की तरफ सरक गए। बाहर खूब अंधेरा। पापा ने सिगरेट का एक कश खींचा तो सिरा दमक उठा। लाल तारा। बाहर के गाढ़े अंधेरे में जाकर वह तारा टंक गया। एक रहस्य था जो खुल गया। बंटी जैसे कहीं से हल्का हो आया। हिलती ट्रेन में बाथरूम जाने में उसे थोड़ा डर लगता है, पर हिम्मत करके घुस गया। अब खाना खाकर ही सोना। पापा टोकरी में से डिब्बे निकालने लगे। बंटी खिड़की में से झांकने लगा। स्याह अंधेरे में जुड़े हुए रोशनी के छोटे छोटे चौखटों की पूरी कतारें उसके साथ साथ दौड़ी चली जा रही हैं। एक क्षण को बंटी का मन कहीं से पुलक आया। मन हुआ हाथ निकालकर एक चौखटे को पकड़ ले। सिर आगे किया तो सामने वाले चौखट पर ही एक काला सा धब्बा उभर आया। बंटी सिर हिला हिलाकर, हाथ हिला हिलाकर उसमें तरह तरह की आकृतियां बनाने लगा। जोत और अम्मी होते तो उन्हें दिखाते। मन हुआ पापा को बुलाकर दिखाए। बेटे इधर ही आ जाओ। और खाते हुए बंटी ने पहली बार डिब्बे में बैठे हुए लोगों को देखा। डिब्बे को पूरी तरह देखा। लगा जैसे वह अभी अभी डिब्बे में घुसा है। यह मूंछ वाला आदमी उसके सर जैसा नहीं है। उसने एक पूरी और ली। सब्जी उसे अच्छी लगी। खाना खाकर वह पापा को भी रोशनी के चौखटे दिखाएगा। क्यों साहब, हॉस्टल का खर्चा कितना पड़ जाता होगा? तो इस आदमी को मालूम है कि यही करीब 250 के करीब। लेकिन और पापा ने बात बीच में ही छोड़ दी। हॉस्टल और रोशनी के चौखटों पर जैसे कहीं से एक धुंध की परत छा गई। लेटा तो साथ साथ दौड़ते हुए रोशनी के सारे चौखटे स्याह अंधेरे में ही घुल गए। वह चमकता हुआ लाल तारा भी डूबा और बंटी उस अंधेरे में डूबता ही चला गया। फिर उस अंधेरे में से ही एक और अंधेरा उभरा। सारा हॉल अंधेरा घुप। केवल आवाज़ तैर रही है। बंटी को अजीब सी धुकधुकी हो रही है। कैसा जादू होगा? देखते ही देखते एक बड़ा फीका हल्का सा प्रकाश फैला और सिर पर नीला आसमान तन गया। झिलमिल झिलमिल सितारे चमकने लगे। बंटी चकित, जादू में बंधा हुआ, अलग अलग तारों के नाम और भी जाने क्या क्या। और धीरे धीरे वह भूल ही गया कि वह प्लेनेटोरियम में बैठा हुआ है। बंगाल का जादू। दिन में ही रात,
छत में सितारे, सिनेमा वाले नहीं, सच्ची मुच्ची के। बंटी पुलकित, उसने जादू देखा। प्लेनेटोरियम से विक्टोरिया मेमोरियल तक बंटी पापा के साथ छलांग लगा लगा कर चलता रहा। वहाँ वे बहादुर और चीनू के साथ बैठी हुई हैं। चारों तरफ ढेर ढेर लोग। यहाँ के लोग घरों में कभी बैठते ही नहीं क्या? उन्होंने चीनू को पापा की गोद में बिठा दिया। मोशला मुड़ी, चीना बादाम, मुरमुरे और मूंगफली, थत तेरे की, यह भी कोई नाम हुए? बड़ी देर तक बंटी को जैसे हंसी आती रही। पास ही उगी हुई कदली की क्यारियों में कितनी घास फूस उगाई। बंटी गया और क्यारी की सफाई करने लगा। छी छी, इतनी गंदी क्यारी! अरे बच्चा, वहाँ मिट्टी क्यों खोदा खादी कर रहे हो? हाथ गंदे हो जाएंगे। झट से बंटी ने हाथ खींच लिए। क्यारी बहुत गंदी थी पापा, पौधे खराब नहीं हो जाएंगे? उसने पापा को जैसे सफाई दी। पापा एक क्षण उसकी ओर देखते रहे, फिर उनका चेहरा जाने कैसा कैसा हो गया। बंटी ने कुछ गलत कर दिया? नहीं, पापा ने तो उसे गोद में बिठाकर रात में सोया तो छत पर फिर तारे झिलमिलाने लगे। ज़मीन पर चाबी वाली मोटर दौड़ने लगी, फ्लाइंग प्लेट घूमने लगी, दो पहलवान बॉक्सिंग करने लगे। चीनू की किलकारियाँ गूंजने लगी। हम भी चलाएगा शाब, हम भी चलाएगा। अपनी मिची आंखों को झपकते खोलते बहादुर हर चीज़ को बड़े कौतुक से देखने लगा। हवा के बीच में ही कहीं मोगरा खिलाया तो कहीं डहेलिया। तुम बहस मत करो मीरा, इस बात पर कुछ भी मत कहो। एकाएक सारे तारे बुझ गए, मोगरा और डहेलिया गायब हो गए। सारा दृश्य जहाँ का तहाँ स्थिर हो गया। सिर्फ पापा की आवाज़ यहाँ से वहाँ तक गूंजती रही, गुस्से से भरी हुई आवाज़। मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, उसे हॉस्टल ही भेजना है। यहाँ घर में रखने के लिए मैं उसे नहीं लाया हूँ। मैं क्या जानता नहीं कि इस घर में। और फिर बातों के टुकड़े टुकड़े। एबनॉर्मल, महीना कैसे चलेगा, तुम्हारी ज़िद, मेरा तो कुछ कहना ही गलत। और फिर केवल आवाज़ें, बिना शब्दों की आवाज़ें, कभी ज़ोर ज़ोर की, कभी दबी दबी फुसफुसाती हुई। और फिर सन्नाटा। तो पापा उसे सचमुच हॉस्टल भेज देंगे? हॉस्टल भेजने के लिए ही यहाँ लाए हैं? सन्नाटा और ज़्यादा गहरा हो गया। बंटी ने अपने दोनों पैर सिकोड़कर पेट से सटा लिए और दोनों हथेलियों को जांघों के बीच दबोचकर अपने को पूरी तरह समेट लिया। न्यू मार्केट की भीड़ भाड़, चहल पहल, बाजार नहीं जैसे कोई प्रदर्शनी हो। पापा के हाथ में लिस्ट है और चीज़ें खरीदी जा रही हैं। बंडल हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। बंटी कभी दर्जी के यहाँ खड़ा नाप दे रहा है, कभी जूते वाले के यहाँ जूते पहन कर देख रहा है। एक साइज बढ़ा ही दो, बच्चों को बढ़ते देर नहीं लगती। जूते, मोजे, बनियान, पैंट्स, शर्ट्स, जाने कितनी चीज़ें हैं। बंटी को सिर्फ पापा के साथ रहना है, अपना नाप देना है। चुनने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। कपड़ा, रंग, डिज़ाइन, संख्या, सब कुछ पहले से ही तय है। ये वाला नहीं, वो वाला, नीला नहीं ब्राउन, बटन नहीं जिप, एक नहीं दो। मम्मी को तो वो परेशान कर देता था। लिस्ट पर टिक मार्क लगता जा रहा है। सूटकेस, अटैची, एयर बैग, होल्ड ऑल, सब पर बंटी का नाम। पता देखकर ही बंटी को मालूम हुआ कि पापा आजकल चौरंगी रोड पर रहते हैं। वह तो इसे अब तक एल्गिन रोड ही समझे था। बाहर की भीड़ भाड़ से लौटते तो घर बड़ा सुनसान सा लगता। एक अजीब सा सन्नाटा, जहाँ कहीं भी वे, पापा और बंटी बैठते, जाने कहाँ से बंटी के मन में अ ब स उभर आता। उसके बाद बराबर लगता कि पापा की आंखें भी सब तरफ से बस उसे ही देख रही हैं। पर मम्मी की तरह पापा की आंखों को उसने कभी नहीं देखा, न प्लेट में न इधर उधर। मम्मी की आंखों को देखे हुए कितने दिन हो गए। बंटी की सारी चीज़ों पर नाम टंक गए। आज रात को टाँक दूंगी, आज रात को ज़रूर टाँक देना, इट इज़ अ मस्ट, मुझे मालूम है। और रात में बंटी बाथरूम जाने के लिए उठा तो देखा अपने चारों ओर ढेर सारे कपड़े फैलाए वे नाम टाँक रही हैं। बंटी एक क्षण ठिठक कर देखता रहा। जा बेटे, तू जाकर खाना खा ले
और सो जा, मैं सब कवर चढ़ा दूंगी। क्षण भर को दोनों चेहरे, दोनों दृश्य एक दूसरे में घुल मिल गए। सामान बंध रहा है, उसके पुराने कपड़े, उसके खिलौने, उसका बक्सा सब अलग करके रख दिए गए हैं। बंटी चुपचाप बैठा बस देख रहा है और कहीं उभर रहा है। ये सब खिलौने इस टोकरी में जमा दो बंसीलाल, ये सब बंटी की पसंद के खिलौने हैं। बंदूक नहीं आ रही है तो हाथ में ले जाएगा, यह तो उसकी ख़ास चीज़ है। बहादुर और चीनू उन खिलौनों पर जुटे हुए हैं। टैक्सी नीचे खड़ी है, बहादुर सामान उतार रहा है, सारा नया नया सामान। उसका नाम न हो तो वह इनमें से एक भी चीज़ को पहचान भी ना पाए। वे नीचे खड़ी हैं, बहादुर चीनू को लिए खड़ा है, पापा पीछे सामान जमा रहे हैं। प्यार करवाकर और नमस्ते करके बंटी टैक्सी में बैठ गया। जाने कैसे मम्मी का चेहरा रह रहकर उनके चेहरे पर चिपक जाता है। पूरा का पूरा दृश्य किसी और दृश्य के साथ घुल मिल जाता है। कभी वे मम्मी बन जाती हैं, कभी वे रह जाती हैं। टैक्सी चली तो उन्होंने हाथ जरा सा ऊपर उठाकर हिला दिया। वे, बहादुर, चीनू सब पीछे छूट गए। एक क्षण को आंखों के सामने वह कमरा उभर आया जिसमें अभी अभी वह अपना सारा सामान और सारी खिलौने छोड़कर आया है। अब शायद वह कभी अपनी बंदूक नहीं चला पाएगा। बार बार उसे लग रहा है जैसे पापा उसे बाहों में समेटकर अपने पास खींच लेंगे, कुछ कहेंगे। नहीं, ऐसा तो मम्मी करती थी, पर नहीं, क्यों पापा का, मम्मी का, उनका, सबके चेहरे एक दूसरे से गड़बड़ होते जा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जोर से कहीं गाने की आवाज़ आ रही है। बंटी की आँख खुल गई। ओह, वह गाड़ी में है, गाड़ी शायद खड़ी है, डिब्बे में ही कोई गा रहा है। बंटी उठकर बैठ गया। दो लड़के लकड़ी की टिकटी बजा बजा कर गा रहे हैं, झूम झूम कर। पानी पियोगी बेटा? उसे उठा देखकर पापा ने पूछा। पापा के पूछने से ही लगा कि उसे प्यास लग रही है, शायद बहुत देर से प्यास लग रही है। पानी पीकर बंटी फिर सो गया। वे लड़के उतर गए, पर हरे हरे की आवाज़ जैसे सारे डिब्बे में भर गई है। हर तरफ से जैसे वही आवाज़ आ रही है, संगीत की लय। गाड़ी के हिचकोलों के साथ साथ बंटी जैसे कहीं गहरे में डूबता जा रहा है। गाने की आवाज़ में ढेर ढेर आवाज़ें मिलती जा रही हैं। आवाज़ें आकार ले रही हैं। चौलबे ना, हौबे ना, इंकलाब जिंदाबाद। कतार बांधकर हवा में मुट्ठियाँ उछालते हुए लोग चले जा रहे हैं। गाने की आवाज़ में ढेर ढेर आवाज़ें मिलती जा रही हैं। आवाज़ें आकार ले रही हैं। चौलबे ना, हौबे ना, इंकलाब जिंदाबाद। कतार बांधकर हवा में मुट्ठियाँ उछालते हुए लोग चले जा रहे हैं, लाल झंडियाँ लिए। यह कम्युनिस्टों का जुलूस है। कलकत्ता जुलूसों का शहर है, पापा बता रहे हैं। बंटी रोज़ जुलूस देखता है और लोगों के साथ साथ खुद भी चिल्लाता है। उसने चौलबे ना, हौबे ना सीख लिया है, पर बस मन ही मन में। रोज़ सोचता कि वह भी ज़ोर से चिल्लाएगा, हवा में मुट्ठी उछालकर, चौलबे ना, पर एक दिन भी चिल्ला नहीं पाया। बोलो हरी हरी बोल, बोलो हरी हरी बोल। साथ में घंटी टुनटुना रही है। मरे हुए आदमी को यहाँ इसी तरह से ले जाते हैं। पापा ने बताया तो बंटी एक क्षण को सकते में आ गया। अनायास ही दोनों उंगलियां जुड़ गईं। स्काउट मास्टर ने बताया था कि डेड बॉडी को देखकर सैल्यूट करना चाहिए। मुंह भी खुला हुआ। मरा हुआ आदमी क्या जिंदा आदमी की तरह ही होता है? कहीं जिंदा आदमी को ही तो नहीं ले जा रहे? 2-3 दिन तक उठते बैठते सोते जागते हरि बोल ही गूंजता रहा, साथ ही एक अजीब सा डर। धीरे धीरे सारी आवाज़ें भी गायब हो गईं। वह पापा के साथ चला जा रहा है। एकदम नई और सुनसान जगह है। वह सामने तुम्हारा हॉस्टल है, पापा ने कहा तो बंटी की आंखें ऊपर उठ गईं। कहीं भी तो कुछ नहीं। तुम्हें प्रिंसिपल से मिलवाकर, सबसे जान पहचान करवाकर शाम को हम चले जाएंगे। और पता नहीं बंटी को क्या हुआ कि पापा
उसके पहले वही पापा को छोड़कर दौड़ पड़ा है। वह दौड़ता जा रहा है बिना पीछे मुड़े, बस आगे ही आगे। नदी, नाले, पहाड़, मैदान सब पार करता जा रहा है और फिर पता नहीं कहाँ गिर जाता है। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद जटा, खड़ाऊँ, कमंडल। एक साधु उसके पास खड़े हैं। वह डर नहीं रहा है। इन साधु को तो उसने कई बार देखा है, पर याद नहीं आ रहा कहाँ, कब। तुम कौन हो बेटा, कहाँ से आए हो? बंटी याद करने की कोशिश कर रहा है, पर जैसे उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। बोलो बेटा, बताओ। वह बहुत जोर लगा रहा है। वह कहाँ से आया है, कहाँ से? और उसके मन में एक अजीब सी दहशत भरने लगती है। डरो नहीं, बताओ बेटा। वे उसका कंधा थपथपा रहे हैं। बंटी, उठो बेटा, अब उतरना है। कोई उसे कंधों से पकड़े हुए है और वह याद करने की कोशिश कर रहा है कि वह कुछ जवाब दे सके। उसे गोद में उठाकर किसी ने खड़ा कर दिया। सफ़ेद दाढ़ी वाले चेहरे में से एक और चेहरा उभर आया। पापा। जल्दी से मुंह धो लो, नींद उड़ जाएगी। 5-7 मिनट में स्टेशन आने वाला है। तो बंटी धीरे धीरे जैसे अपने में लौट आया। रेल का डिब्बा, डिब्बे में बैठे हुए लोग, सामान बांधते हुए पापा। सवेरे का उजास चारों ओर फैल गया था। पता नहीं क्या हुआ कि इतने देर में मन पर रखा हुआ पत्थर जैसे एकाएक ही दरक गया और ढेर ढेर आंसू उफान आए। भीतर की आंखों में ही नहीं, बाहर की आंखों में भी। आंसू भरी आंखों के सामने डिब्बे की हर चीज़, बैठे हुए अजनबी लोगों के चेहरे पहले धुंधले हुए और फिर एक दूसरे में मिल गए। पापा का चेहरा भी उन्हीं में मिल गया और फिर धीरे धीरे सारे चेहरे एक दूसरे में गट्टम गट्ट हो गए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आपका बंटी का अंतिम भाग। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह उपन्यास कितना मार्मिक है। मैं वाचन कर रही थी इसका, परंतु कई बार मेरी आंखों में भी आंसू आए और मैंने अपने स्वर को संयत किया। आप मेरे इस उपन्यास वाचन को अपना ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा प्रेम दीजिएगा। मेरा चैनल अभी नया ही है, आपके सहयोग की मुझे सख्त आवश्यकता है। मैं एक सेवानिवृत्त शिक्षिका हूँ और अपना यह समय जो जीवन का जो अवसान, संध्या अवसान है, उसको मैं अपने इसी रचनात्मक कार्य में लगाना चाहती हूँ। तो एक बार आपके सहयोग की फिर से गुजारिश करती हूँ और इसी के साथ मैं इस उपन्यास का समापन करती हूँ। आगे मैं शिवानी जी का उपन्यास श्मशान चंपा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होने वाली हूँ। तो वह भी उपन्यास बहुत ही बढ़िया है। शिवानी जी तो आपको मालूम ही है कि कितनी उम्दा लेखिका हैं, तो उनका उपन्यास शिवानी जी का यह उपन्यास बहुत ही उम्दा है। जैसा कि आप जानते हैं, शिवानी जी बहुत उच्च कोटि की लेखिका हैं। तो उस उपन्यास का कि आप जो है जल्दी ही आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।